इस एनीमे की शुरुआत एक बूढ़े आदमी से होती है जो अपनी भतीजी इंटीग्रा को ढूंढ रहा होता है। इंटीग्रा रॉयल चर्च आर्मी की वारिस है। ये बूढ़ा आदमी उसी का अंकल है। जब इंटीग्रा छुपी होती है तब उसका अंकल एक्सेप्ट करता है कि उसने 20 साल अपने भाई के मरने का इंतजार किया था जिससे वो सारी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर सके, लेकिन मरने से पहले इंटीग्रा के फादर एक विल छोड़ देते हैं जिसमें उसने अपनी फैमिली की लीडरशिप इंटीग्रा को दे दी होती है। ये बात उसके अंकल को मंजूर नहीं थी, इसीलिए वो इंटीग्रा को मारकर खुद फैमिली हेड बनने का प्लान बनाता है। इंटीग्रा को याद आता है कि उसके फादर ने मरने से पहले उससे कहा था कि अगर कभी उस पर कोई बड़ी मुश्किल आए तो उसे पुराने अंडरग्राउंड जेल में जाना होगा। हमारी फैमिली का एक राज वहीं छुपा हुआ है जो उसकी मदद करेगा। इंटीग्रा फाइनली अपने अंकल से बचते हुए वहां पहुंचती है जहां उसके फादर ने बताया था और वहां उसे एक भयानक चीज मिलती है। जब वो सोच रही होती है कि ये चीज क्या है, तभी उसके अंकल पीछे से आते हैं और उस पर गोली चला देते हैं जिससे इंटीग्रा का खून जेल में बंद चीज पर गिर जाता है और उस खून से वो चीज जाग जाती है जिससे उसे इतनी ताकत मिलती है कि वो खुद को आजाद कर लेता है। ये देखकर इंटीग्रा और उसके अंकल दोनों लोग डर जाते हैं। अब सीन चेंज होता है। पुलिस एक पुराने चर्च में पहुंचती है जहां उन्हें एक वैम्पायर मिलता है। वैम्पायर ने देखकर अपने साथियों के साथ उन पे अटैक करने लगता है और थोड़ी देर में सारे पुलिस ऑफिसर मारे जाते हैं। कुछ समय बाद इंटीग्रा बड़ी हो जाती है और रॉयल चर्च की हेड बन जाती है। हम देखते हैं कि एक पुलिस कैंप में कुछ ऑफिसर्स रॉयल चर्च हेल्सिंग की हेड इंटीग्रा से मिलते हैं। एक ऑफिसर उससे पूछता है कि वो क्या चाहती है। इंटीग्रा बताती है कि जिस टाउन का वो लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो अब गोस्ट टाउन बन गया है। फिर वो समझाती है कि पूरे टाउन में वैम्पायर्स लोगों पर अटैक कर रहे हैं। इस पर पुलिस ऑफिसर्स उस पर हंसते हैं। उसे इंटीग्रा की बातें फेक लगती है, लेकिन इंटीग्रा कहती है कि वो एक सीक्रेट मिलिट्री एजेंसी की लीडर है जो एंटी क्रिश्चियन मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए बनी है। इसी दौरान हम देखते हैं कि एक पुलिस फोर्स ज़ॉम्बीज पर हमला करती है, पर इंटीग्रा उन्हें वार्न करती है कि उनका सामना एक मॉन्स्टर से हो रहा है और हम जितने सोल्जर्स या ऑफिसर्स भेजेंगे वो सिर्फ उन मॉन्स्टर्स के लिए फूड का काम करेंगे। इंटीग्रा आगे बताती है कि ड्रैकुला सिर्फ वर्जिन्स का ब्लड पी के नए वैम्पायर्स बनाते हैं, बाकी ह्यूमंस सिर्फ ज़ॉम्बीज बनकर रह जाते हैं। तभी एक ऑफिसर आकर रिपोर्ट करता है कि हमने जितने पुलिस वालों को भेजा था उनसे हमारा कांटेक्ट टूट गया है। फिर इंटीग्रा कहती है कि ज़ॉम्बीज को रोकने के लिए असली वैम्पायर को मारना होगा। इस पर ऑफिसर मना करता है, लेकिन इंटीग्रा कहती है कि मैंने पहले ही एक एंटी वैम्पायर एक्सपर्ट को भेज दिया है। ऑफिसर्स इंटीग्रा से एक्सपर्ट के बारे में पूछता है, लेकिन इंटीग्रा कहती है कि वो भी एक मॉन्स्टर ही है। फिर हम कहानी के हीरो को देखते हैं जिसके बारे में इंटीग्रा कह रही थी। इसका नाम एलुकार्ड है जो मूनलाइट में चल रहा है। तभी एक पुलिस वाली जो वैम्पायर से बचकर भाग रही होती है उसे ज़ॉम्बीज पकड़ लेते हैं। वहां पर ज़ॉम्बीज का लीडर वैम्पायर भी आ जाता है। अब वैम्पायर जैसे ही उसका खून पीने की कोशिश करता है तभी वहां पर एलुकार्ड भी आ जाता है। वैम्पायर अपने ज़ॉम्बीज को उसे मारने का ऑर्डर देता है, लेकिन ज़ॉम्बीज की गोलियां एलुकार्ड पर असर नहीं करती। अब एलुकार्ड अपनी गन से गोलियां चलाता है और सभी ज़ॉम्बीज को मार डालता है। ये देखकर वैम्पायर कंफ्यूज हो जाता है। एलुकार्ड कहता है कि उसके ब्लड स्टील एक्सप्लोजिव है जो सिल्वर क्रॉस से बनाई गई है। जब वैम्पायर्स को पता चलता है कि एलुकार्ड भी एक वैम्पायर है तो वो एलुकार्ड से पूछता है कि वैम्पायर वो इंसानों के साथ क्यों मिला हुआ है। इसके बाद वैम्पायर पुलिस वाली को मारने की धमकी देता है, लेकिन एलुकार्ड उसे कहता है कि अगर वो वर्जिन है तो वो उसे वैम्पायर में बदल सकता है। पुलिस लड़की शर्मा कर एक्सेप्ट करती है कि वो अभी भी वर्जिन है। तभी एलुकार्ड उसकी बॉडी के थ्रू गोली चलाता है जो वैम्पायर को मार देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सालों पहले जिसने इंट्रिगा की जान बचाई थी वो कोई और नहीं बल्कि एलुकार्ड ही था। अब पुलिस लड़की जब मरने लगती है तो एलुकार्ड कहता है कि उसने पुलिस लड़की के लंग्स के थ्रू गोली चलाकर वैम्पायर का हार्ट टारगेट किया था। लड़की रोते हुए अपना हाथ एलुकार्ड की तरफ बढ़ाती है। इसके बाद सीन में हम देखते हैं कि पुलिस लड़की एक सपना देखती है जिसमें बहुत सारे ज़ॉम्बीज उसका पीछा कर रहे हैं। तभी वो एलुकार्ड से टकरा जाती है। एलुकार्ड उससे पूछता है कि मरने के बाद कैसा लगता है। फिर एलुकार्ड उसे वैम्पायर बनाने का फैसला करता है और उसे काट लेता है। इस सपने से डरकर पुलिस लड़की उठ जाती है और देखती है कि उसके पास एलुकार्ड बैठा हुआ है। हम देखते हैं कि पुलिस लड़की भी अब वैम्पायर बन चुकी है। वो अपने दांत देखकर चिल्लाती है और फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है। अब वो भी एक वैम्पायर है, पर एलुकार्ड उसे बताता है कि वो अब रॉयल चर्च की आर्मी यानी हेल्सिंग एजेंसी का हिस्सा है।
और उसे एक यूनिफॉर्म दिया जाता है। इसके बाद फिर से सीन चेंज होता है और एक क्राइम सीन दिखाया जाता है जहां एक इंसान का सर काट दिया गया है। वैम्पायर वहां एक मैसेज छोड़ते हैं जो कि क्रिश्चियनिटी को चैलेंज करता है। इंट्रिगा इसे देखकर काफी गुस्सा हो जाती है और एलुकार्ड को इसका पता लगाने का ऑर्डर देती है। एलुकार्ड उनका पता लगा देता है। इसके बाद पुलिस लड़की के साथ उसे खत्म करने के लिए निकल पड़ता है। वहां पर वैम्पायर्स एक इंसान को मारकर सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, लेकिन तभी एलुकार्ड आ जाता है और उनमें से एक को मार देता है। दूसरा वैम्पायर भागने की कोशिश करता है। पुलिस गर्ल डर के मारे शूट नहीं कर पाती, लेकिन एलुकार्ड उसे बताता है कि वो कैसे अपनी ताकत को यूज कर सकती है। इसके बाद पुलिस लड़की वैम्पायर के हर्ट में गोली मारकर उसे मार देती है। तब उसे समझ आता है कि वो अब एलुकार्ड से टेलीपैथिकली भी बात कर सकती है। अगले सीन में इंट्रिगा डिस्कस करती है कि वैम्पायर बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और शायद कोई जानबूझकर वैम्पायर बना रहा है। अगले दिन वेटिकन सिटी का एक रिप्रेजेंटेटिव एडरसन एक बूढ़े आदमी से बात करता है। एडरसन खुश होता है कि इंग्लैंड में क्रिश्चियंस को मारने के लिए वैम्पायर आ रहे हैं, लेकिन बूढ़े आदमी कहता है कि हेल्सिंग एजेंसी ने इतना अच्छा काम किया है कि ज्यादा लोग नहीं मारे गए। एंडरसन इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता और कहता है कि कैथोलिक लोग इससे ज्यादा अच्छे हैं और इसे अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। पर बूढ़ा आदमी कहता है कि आयरलैंड में भी इसका काफी इफेक्ट हो रहा है, इसीलिए तुम्हें वहां जाकर कुछ करना चाहिए। वहां हेल्सिंग एजेंसी पहुंचे उससे पहले तुम्हें वैम्पायर्स को मारना होगा। इस पर एंडरसन पूछता है कि क्या होगा अगर वो हेल्सिंग एजेंसी से टकरा जाए। बूढ़ा आदमी कहता है कि असल में हम लोग केवल गॉड के एजेंट्स हैं, हेल्सिंग एजेंसी नहीं। सीन फिर से चेंज होता है। एलुकार्ड ज़ॉम्बीज को मार रहा होता है। पुलिस लड़की भी समझ जाती है कि वो ज़ॉम्बीज अब ह्यूमन नहीं रहे। उसे उन्हें मारने में मजा आने लगता है। एलुकार्ड खुश होता है कि पुलिस लड़की को अब समझ में आ गया है, लेकिन तभी पुलिस लड़की को बहुत सारे चाकू आकर घायल कर देते हैं। ये देखकर एलुकार्ड शॉक्ड हो जाता है और देखता है कि वहां पर एक बैरियर लगाया गया है। तभी वहां पर एंडरसन आता है। एंडरसन कहता है कि वो गॉड का एजेंट है जो दानवों को पनिशमेंट देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इंट्रिगा को बताया जाता है कि वेटिकन सिटी की सीक्रेट सर्विस ने एक बंदा भेजा है जिसका नाम अलेक्जेंडर एंडरसन है। ये सुनकर इंट्रिगा थोड़ी सी चिंतित हो जाती है, क्योंकि वेटिकन सिटी की सीक्रेट सर्विस अपने काम में काफी ज्यादा अच्छी है। वो सोचती है कि अगर उन्हें एलुकार्ड मिला तो क्या होगा। इंट्रिगा तुरंत उसी टाउन जाने का फैसला करती है जहां एलुकार्ड है। वो अपनी आदमी वॉल्टर को वेटिकन सिटी से नेगोशिएशन का जिम्मा देती है। दूसरी तरफ एंडरसन पुलिस गर्ल पर अटैक करता है। वो जानती है कि चाकू से उसका हर्ट पियर्स नहीं हुआ है, इसीलिए वो नहीं मरेगी। एलुकार्ड कहता है कि वो जानता है कि एंडरसन कौन है। एंडरसन कहता है कि वो हैरान है कि एक वैम्पायर ह्यूमंस के साथ मिलकर दूसरे वैम्पायर्स को मार रहा है। एलुकार्ड पूछता है कि तुमने अपने यहाँ के वैम्पायर का क्या किया। एंडरसन कहता है कि उसने उन्हें ऑलरेडी मार दिया है। फिर दोनों के बीच फाइट शुरू होती है। पहले अटैक में एलुकार्ड को चोट लगती है, लेकिन वो अपनी पिस्टल से एंडरसन के फेस पर गोली चलाता है। एलुकार्ड को लगता है कि एंडरसन मर गया है। एलुकार्ड कहता है कि एंडरसन बहुत हिम्मत वाला है जो बिना सरप्राइज फैक्टर के रात में वैम्पायर से लड़ने आया है। पुलिस गर्ल एलुकार्ड से मदद मांगती है, लेकिन एलुकार्ड उसे मूव करने से मना कर देता है। जब एलुकार्ड उसकी मदद करता है तो एंडरसन फिर से अटैक करता है। एलुकार्ड पीछे हट जाता है और फिर एंडरसन पर बार बार गोली चलाता है, लेकिन एंडरसन पर कोई भी असर नहीं होता। एंडरसन अब और ज्यादा फोर्स से अटैक करता है। एलुकार्ड समझ जाता है कि एंडरसन के पास भी रीजनरेट करने की पावर है। एंडरसन कहता है कि ये एक टेक्नोलॉजी है जो इंसानों ने मॉन्स्टर्स से लड़ने के लिए बनाई है। फिर वो एलुकार्ड को अपने चाकुओं से पियर्स करता है और उसका सर काट देता है। इसके बाद एंडरसन अपनी जीत पर खुशी मनाता है। वहीं दूसरी तरफ इंट्रिगा अपनी पायलट से कहती है कि जल्दी करें, क्योंकि वो एलुकार्ड के लिए परेशान हो रही है। एंडरसन जैसे ही पुलिस लड़की की तरफ देखता है तो वो वहां से भाग चुकी होती है। पुलिस लड़की अपनी आखिरी ताकत से अपने जिस्म में घुसे हुए चाकू को निकालने की कोशिश करती है और उसके हाथों में एलुकार्ड का सर भी होता है। वो एलुकार्ड से कहती है कि ये तुमने अच्छा नहीं किया जो मुझे इस वक्त पर अकेला छोड़ दिया है। तभी अचानक एंडरसन पुलिस लड़की की तरफ एक चाकू फेंकता है, जिस वजह से एलुकार्ड का सर उसके हाथों से गिर जाता है। अपने वेपन रेडी करके एंडरसन कहता है कि अब तुम्हारे पास भागने की कोई जगह नहीं है, अब मैं आसानी से तुम्हारी जिंदगी खत्म कर सकता हूँ। डरी हुई पुलिस लड़की सिर्फ ये सोचती है कि किसी तरीके से भाग के वो अपनी चीफ इंट्रिगा को ये सब कुछ बता सके। पुलिस लड़की वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन एंडरसन ने पूरे घर में बैरियर लगा दिए होते हैं, जिससे वो भाग नहीं पाती। डर के मारे उसके होश उड़ने लगते हैं। तभी एलुकार्ड उससे कहता है कि अब ये वक्त पैनिक करने का नहीं है, तुम जल्दी से मेरा खून पी लो जिससे तुम एक असली वैम्पायर बन सकोगी। एलुकार्ड कहता है कि
अगर तुम ऐसा करती हो तो तुम एक लाइफलेस क्वीन बन जाओगी जिसका नाम है विक्टोरिया। लेकिन पुलिस लड़की कुछ फैसला ले पाए उससे पहले ही एंडरसन पीछे आ जाता है। तभी इंटीग्रा वहां पहुंच जाती है और कहती है कि तुम हेल्सिंग एजेंसी और वेटिकन सिटी के बीच की ट्रीटी तोड़ रहे हो। इंटीग्रा उसे समझाती है कि ये एरिया हेल्सिंग एजेंसी के अंडर आता है, इसीलिए वो तुरंत इस जगह को छोड़ दे, वरना वेटिकन और हेल्सिंग के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगी। इस पर एंडरसन हंसता है और कहता है कि उसे इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो गॉड की पनिशमेंट देने के लिए भेजा गया एजेंट है। अब एंडरसन इंटीग्रा पर अटैक करता है, इससे इंटीग्रा के गार्ड्स उसे बचाने के लिए आते हैं, लेकिन एंडरसन उन सबको आसानी से मार देता है। अब इंटीग्रा को अकेली लड़ना पड़ता है। जब वो एंडरसन की रीजनरेशन देखती है तो वो उसे मॉन्स्टर बुलाती है। एंडरसन कहता है कि अगर तुम डर रही हो तो इसका मतलब है कि तुम लोग कमजोर हो और तुम्हें इस मामले से दूर रहना चाहिए। एंडरसन कहता है कि मैंने उसका सर काट दिया है जिस पर तुम इतना गर्व करती थी, लेकिन इंटीग्रा उसके मुंह पे हंसती है क्योंकि उसे पता होता है कि ये एलुकार्ड को खत्म करने के लिए काफी नहीं है। तभी पुलिस लड़की चिल्लाकर एंडरसन से कहती है तुम मेरी बॉस से दूर हो जाओ। एंडरसन उसकी बात को इग्नोर करता है और इंटीग्रा से कहता है वो सबको यहीं खत्म करेगा। इंटीग्रा जवाब देती है कि अगर वो ये सोचता है तो जल्दी करे क्योंकि एलुकार्ड वापस जिंदा होने वाला है। तभी बहुत सारे चमगादड़ वहां आ जाते हैं और इंटीग्रा एंडरसन से कहती है एलुकार्ड कोई साधारण वैम्पायर नहीं है। वो कहती है कि जैसे एंडरसन एक एंटी मॉन्स्टर टेक्नोलॉजी की वजह से इतना स्ट्रांग है, वैसे ही एलुकार्ड हेल्सिंग फैमिली के 100 साल के एफर्ट्स का रिजल्ट है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एलुकार्ड वापस जिंदा हो जाता है और अपनी फाइट एंडरसन से कंटिन्यू करता है। फाइट के दौरान एलुकार्ड भी अपनी रीजनरेशन की पावर का दिखावा करता है जो एंडरसन को परेशान कर देता है। इंटीग्रा उससे पूछती है कि अब वो क्या डिसीजन लेगा। एंडरसन समझ जाता है कि वो अपने करंट लेवल पर एलुकार्ड से नहीं जीत सकता, इसीलिए वो वहां से चला जाता है। जाने के बाद इंटीग्रा एलुकार्ड के लिए चिंता करती है और कहती है कि वेटिकन को ट्रीटी तोड़ने के लिए कीमत चुकानी होगी, लेकिन उन्हें सबसे पहले उसको पकड़ना होगा जो वैम्पायर्स को जानबूझकर बना रहा है। एलुकार्ड इंटीग्रा से कहता है कि तुम मुझे बस ऑर्डर दो ताकि मैं सबको मार दूं। इंटीग्रा कहती है कि सही वक्त आने पर वो ऐसा ही करेगी। बाद में एलुकार्ड पुलिस लड़की के पास जाता है और पूछता है कि उसने उसका खून क्यों नहीं पिया था। थोड़ा शर्मा के वो लड़की कहती है कि उसे लगा कि अगर उसने कुछ चीज अगर उससे ले ली तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। एलुकार्ड ये सुनकर गुस्सा हो जाता है और उसे स्टूपिड बोलता है। इसके बाद इंटीग्रा उससे पूछती है कि उसने पुलिस वुमेन को वैम्पायर क्यों बनाया। एलुकार्ड कहता है कि ह्यूमंस के इन्फ्लुएंस में आके उसने ऐसा किया है। अगले सीन में हमें जवान एलुकार्ड दिखाई जाता है जो अब्राहम वैन हेल्सिंग से हार जाता है। अब्राहम एलुकार्ड से कहता है कि तुम्हारा किला और तुम्हारा राज्य अब नहीं बचा है। इसके बाद फिर अब्राहम उसे मारकर घायल कर देता है। एलुकार्ड काफी कमजोर पड़ जाता है, लेकिन फिर हमें पता चलता है कि एलुकार्ड ये सपना देख रहा था। फिर हम मीटिंग देखते हैं जो चीफ इंटीग्रा ने बुलाई होती है। बोर्ड के सभी मेंबर्स बताते हैं कि वैम्पायर के क्राइम्स पिछले कुछ महीनों में बहुत बढ़ गए हैं। वो कंप्लेन करते हैं कि अब वो उन्हें रोक नहीं पा रहे हैं और अब दूसरों को इस बारे में कभी भी पता लग सकता है। इंटीग्रा बताती है कि उसने जिससे लड़ाई की थी उनमें एक ट्रांसमीटर मिला है जो शायद उनमें इंसर्ट किया गया था जिससे वैम्पायर की कंडीशंस को रिपोर्ट किया जा सके। इंटीग्रा का मानना है ये होता है कि ये सब नेचुरल नहीं है, कोई वैम्पायर को कंट्रोल कर रहा है। फिर वो बताती है कि ज़ॉम्बीज का ट्रांसफॉर्मेशन भी बदल गया है। अजीब बात यह है कि इन सब इवेंट्स के बाद भी एक भी वैम्पायर स्पोर्ट नहीं हुआ है, यहाँ तक कि सब वर्जन्स भी ज़ॉम्बीज बन रहे हैं। जब एंडरसन ने वैम्पायर को मारा था फिर भी वहाँ ज़ॉम्बीज भरे हुए थे, इसीलिए वो बताती है कि जो भी उन्हें कंट्रोल कर रहा है वो वैम्पायर्स और ज़ॉम्बीज दोनों के बारे में जानता है। दूसरी तरफ पुलिस लड़की परेशान हो जाती है जब वो देखती है कि उसके रूम में एक कॉफिन रखवा दिया गया है। उनका नौकर वॉल्टर कहता है कि ये इंटीग्रा का ऑर्डर था क्योंकि वैम्पायर कॉफिन में सोते हैं। पुलिस लड़की पूछती है कि उसके बेड का क्या हुआ, तो वॉल्टर कहता है कि उसे हटा दिया गया है। ये सुनकर पुलिस लड़की गुस्से में आ जाती है। वॉल्टर बताता है कि ये एलुकार्ड का भी ऑर्डर था क्योंकि उसने अब तक खून नहीं पिया है, इसीलिए उसकी पावर्स कमजोर हो रही है। जब तक वो अपनी कंट्री की मिट्टी से बना कॉफिन यूज नहीं करती उसके पावर और भी कमजोर होती रहेंगी। पुलिस लड़की अभी भी कंफ्यूज होती है कि वो कॉफिन को एक्सेप्ट करे या नहीं। तभी एलुकार्ड आता है और उसे बताता है कि अंधकार चूज करना क्या होता है। फिर वॉल्टर उसे एक ब्रीफकेस देता है जिसमें एक नई वेपन होती है जो सिर्फ एलुकार्ड के लिए बनी होती है, उसे इंसान भी यूज नहीं कर सकते। वॉल्टर की बात सुनकर एलुकार्ड कहता है कि ये एक परफेक्ट वेपन है। वो कहता है कि शायद इस वेपन से वो एंडरसन को हरा सके। वॉल्टर बताता है कि उसने पुलिस लड़की के लिए भी एक वेपन बनाई है, लेकिन जब वो लड़की उसका साइज को देखती है तो वो सरप्राइज हो जाती है और कहती है कि ये क्या चीज है। अब सीन बदलता है
और हमें दिखाई देता है कि दो आदमी एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में घुसने जा रहे होते हैं। एंट्रेंस पर गार्ड उन्हें रोकते हैं और आइडेंटिटी पूछते हैं। जब वो गार्ड्स को धोखा नहीं दे पाते तो एक आदमी अपनी पावर से एक गार्ड को ऑर्डर देता है और उसे तुरंत मार देता है। दूसरा आदमी सिग्नल देता है और बचे हुए गार्ड पर गोली चलाने लगता है। फिर वो अपनी ज़ॉम्बीज को बस से बाहर आकर बिल्डिंग पर अटैक करने के लिए कहता है। हमें पता चलता है कि जिस बिल्डिंग पर ये लोग अटैक करते हैं उसी बिल्डिंग में इंट्रिगा बोर्ड मेंबर्स के साथ मीटिंग कर रही है। जल्दी ही इंट्रिगा को गार्ड्स का कॉल आता है। वो बताते हैं कि उन पर एनिमी अटैक हुआ है। इंट्रिगा उन्हें ऑर्डर देती है कि अगर वो लोग फाइट नहीं कर सकते तो थोड़ा टाइम बचाने की कोशिश करें। वो पूछती है कि एनिमी कौन है, तो जवाब आता है कि ज़ॉम्बीज उन पर हमला कर रहे हैं। बोर्ड मेंबर से सुनकर डर जाते हैं। सोल्जर ज़ॉम्बीज से लड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन उन पर वेपन का असर नहीं होता। तभी एक वैम्पायर भी लड़ाई में शामिल हो जाता है और सोल्जर्स पर लगातार गोलियां चलाने लगता है। मीटिंग में बोर्ड मेंबर्स इंट्रिगा से कहते हैं कि वो टाइम ले क्योंकि यहाँ से एस्केप करना प्रायोरिटी है। तभी जो हेलीकॉप्टर उन्हें निकलवाने के लिए आया था उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। यहाँ तक कि सिक्योरिटी रूम से बताया जाता है कि एनिमी उनके पोजीशन तक पहुंच चुके हैं। इंट्रिगा जानने की कोशिश करती है कि क्या हो रहा है। तभी दोनों वैम्पायर में से एक जैन सीसीटीवी पर इंट्रिगा के सामने आता है। जैन कहता है कि वो लंच में थोड़ा लेट हो गया है क्योंकि मैं अपने ज़ॉम्बीज को तुम्हारे सोल्जर्स खिला रहा हूँ। फिर वो इंट्रिगा से कहता है कि मैं तुम्हें भी मार दूंगा, इसीलिए तुम्हें अभी से अपने गॉड से दुआ करनी चाहिए। वो एक सोल्जर का सर लेकर खेलता है और कहता है कि इंट्रिगा के पास अभी भी टाइम है, अगर वो खुदकुशी करना चाहे तो कर ले। बोर्ड मेंबर्स पूछते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है, तो इंट्रिगा कहती है कि लगता है कि उनकी इंफॉर्मेशन लीक हो गई है। वो वॉल्टर को कॉल करती है जो एलिक्वाड के साथ होता है। वॉल्टर कहता है कि अभी आर्मी भेजने में कम से कम 4 से 5 घंटे लगेंगे, इसीलिए वॉल्टर रिकमेंड करता है कि वो लोग कॉन्फ्रेंस रूम को बचाने के लिए अपने बचे हुए फोर्सेस का यूज करें। इंट्रिगा उसका सजेशन एक्सेप्ट करती है और उससे इंस्ट्रक्शन मांगती है। वॉल्टर कहता है कि हमें पहले कॉन्फ्रेंस रूम तक जाने वाले पाथ को सिक्योर करना होगा और उसके बाद हम एलिक्वाड और पुलिस लड़की को यूज करेंगे। इंट्रिगा पूछती है कि पर तुम लोग हमारी पोजीशन तक कैसे पहुंचोगे जबकि पूरा एरिया गूल से भरा हुआ है। वॉल्टर याद दिलाता है कि 10 साल पहले वो एलिक्वाड के अंडरग्राउंड तक कैसे पहुंची थी। अब वॉल्टर जाने के लिए तैयार होता है लेकिन इंट्रिगा उससे कहती है कि हम किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मुझे मेरे आदमियों के लिए बदला लेना है। इसी बीच दूसरा वैम्पायर ल्यूक बिल्डिंग में पेंटिंग देखते हुए चलता है। वो एक पेंटिंग पर रुकता है जो उसका ध्यान खींच रही होती है। तभी सोल्जर्स उस पर अटैक करते हैं। सोल्जर सोचते हैं कि उन्होंने ल्यूक को फंसा लिया है लेकिन ल्यूक एस्केप कर जाता है और सबको मार डालता है। फिर उसे अपने भाई जैन का कॉल आता है जो बताता है कि उसने फर्स्ट और सेकंड फ्लोर के सभी सोल्जर्स को मार दिया है। अब उन्हें सिर्फ कॉन्फ्रेंस रूम तक पहुंचना है और सबको मार देना है। ल्यूक उसे इस चीज की परमिशन दे देता है और वो खुद एलिक्वाड को ढूंढने के लिए अंडरग्राउंड जाने के लिए चला जाता है। इंट्रिगा सभी बोर्ड मेंबर को बताती है कि दुश्मन जल्द ही आने वाले हैं और भागने का कोई रास्ता नहीं है क्योंकि उन्हें घेर लिया गया है। एक बोर्ड मेंबर सर पेनवुड इंट्रिगा से पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। इस पर एक और बोर्ड मेंबर कहता है कि हमें अपनी रक्षा खुद करनी होगी। ये सुनते ही पेनवुड कंप्लेन करता है कि सब मरने वाले हैं क्योंकि उन्हें उन ज़ॉम्बीज का सामना करना पड़ेगा जिनके पास वेपन्स भी हैं। तभी पुलिस लड़की और वॉल्टर वहां आ जाते हैं जो इंट्रिगा को शांत कर देते हैं लेकिन वो फिर भी वॉल्टर से पूछती है कि क्या उसके एनालिसिस के बाद भी उसे लगता है कि सब खत्म हो गया है। तो वॉल्टर कहता है कि नहीं, क्योंकि इससे पहले भी इंट्रिगा के डैड ने इससे भी ज्यादा खराब सिचुएशन फेस की है। वॉल्टर इंट्रिगा को याद दिलाता है कि उसका हुक्म था किसी को जिंदा मत छोड़ो और वो अब वही करेगा। दूसरी तरफ जैन इंट्रिगा से रिवेंज लेने का प्रॉमिस करता है जबकि ल्यूक अंडरग्राउंड में एलिक्वाड को ढूंढने के लिए चला जाता है और उससे कहता है कि तुम छुपना बंद करो। एलिक्वाड कहता है कि वो छुप नहीं रहा है, सिर्फ आराम कर रहा था क्योंकि ल्यूक को आने में काफी देर हो गई है। ल्यूक अपना इंट्रोडक्शन देता है और एलिक्वाड को इज्जत देता है क्योंकि पहली बार वो एलिक्वाड से मिल रहा है। वहीं जैन कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ चलता है और कहता है कि वो इंट्रिगा को मारने से पहले उसे काफी टॉर्चर करेगा, लेकिन उसकी मुलाकात सीधे वॉल्टर से होती है जो कि एक छोटी सी मूवमेंट से कई सारे ज़ॉम्बीज को मार डालता है। वॉल्टर कहता है कि वो पहले जैसा नहीं रहा, वरना अभी तक तो वो जैन को भी मार देता। जब वॉल्टर जैन के पास जाता है तो जैन ज़ॉम्बीज को गोली चलाने का हुक्म देता है, लेकिन वॉल्टर सब शॉट डॉज करता है और ज़ॉम्बीज को मार देता है। जैन शॉक में चला जाता है लेकिन फिर भी हंसने लग जाता है और कहता है कि ये सब इतना आसान नहीं
नहीं है। वो अपनी आर्मी को अच्छी पोजीशन लेने का ऑर्डर देता है। ये देखकर वॉल्टर पुलिस लड़की से जॉम्बीज पर डायरेक्ट अटैक करने के लिए कहता है। ऐसा करके पुलिस लड़की कई सारे जॉम्बीज को मार डालती है। जैन गुस्से में वॉल्टर पर अटैक करता है, लेकिन वो खुद मरने से बच जाता है। फिर वो दोबारा वॉल्टर पर अटैक करता है, लेकिन इस बार वॉल्टर उसे रोक देता है। वॉल्टर जॉन से पूछता है कि उनका प्लान क्या था, लेकिन जॉन प्रेटेंड करता है कि उसे कुछ नहीं पता है। वॉल्टर उसे टॉर्चर करता है ताकि सच उगलवा सके। जॉन बताता है कि उनका प्लान एजेंसी पर हमला करना है और एल्यूकार्ड को मारना था। ये सुनकर वॉल्टर को समझ आता है कि जैन अकेला नहीं है। जैन कन्फेस करता है कि उसका भाई भी एल्यूकार्ड पर गोलियां चला रहा होगा। दूसरी तरफ ल्यूक अभी भी एल्यूकार्ड से बात करता है क्योंकि वो उसका फैन है। वो कहता है कि जब वो ह्यूमन था तो उसे एल्यूकार्ड से डर लगता था, लेकिन जब से वो ह्यूमन नहीं रहा तब से मैं तुम्हारे जैसा बनना चाहता था। एल्यूकार्ड उससे बोलता है कि बकवास बंद करो। तब ल्यूक अपना ड्रीम बताता है कि वो इमॉर्टलिटी का अंत करना चाहता है। फिर अचानक दोनों एक दूसरे पर गोली चलाने लगते हैं, लेकिन दोनों ही नहीं मरते और हंसने लग जाते हैं। फिर दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। ल्यूक कहता है कि वो उसे हरा देगा, लेकिन एल्यूकार्ड आराम से उसके अटैक को रोक देता है और अपने नए वेपन दिखाता है। ये देखकर ल्यूक हैरान हो जाता है। वहीं जॉन वॉल्टर को बताता है कि उनका क्रिएशन उन्हें मारने के लिए हुआ है। जैन वॉल्टर से बचकर कॉन्फ्रेंस रूम में घुस जाता है। जैसे ही जैन अंदर घुसता है, उस पे सभी लोग गोलियां चलाने लगते हैं। दूसरी तरफ ल्यूक देखता है कि एल्यूकार्ड उसकी गोलियों को डॉज नहीं कर रहा है, पर ल्यूक को लगता है कि वो जीत सकता है, लेकिन एल्यूकार्ड हंसने लग जाता है। एल्यूकार्ड कहता है कि तुम एक टॉप कैटेगरी के वैम्पायर हो, इसीलिए मुझे जरा सा भी होल्ड बैक करने की जरूरत नहीं है। ऐसा बोलकर एल्यूकार्ड अपने कंटेमिनेट स्पेल तोड़ता है, जिससे उसकी पावर लिमिट खत्म हो जाती है। एल्यूकार्ड ल्यूक को दिखाता है कि असली वैम्पायर कैसे लड़ते हैं। ल्यूक डर के मारे भागता है, लेकिन एल्यूकार्ड उसकी टांगे पर शूट कर देता है। ल्यूक पूछता है कि ये क्या है, तो एल्यूकार्ड कहता है कि मैं बस अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ क्योंकि रात अभी शुरू हुई है। ल्यूक उसे मॉन्स्टर बुलाता है, जिस पर एल्यूकार्ड गुस्सा हो जाता है और उसे अपने डॉग को खिला देता है। आगे पुलिस लड़की को जॉम्बीज पकड़ लेते हैं। ये जॉम्बीज इंटीग्रा के सोल्जर्स ही होते हैं जो अब जॉम्बीज बन चुके हैं। ये देखकर इंटीग्रा काफी शॉक हो जाती है। पुलिस लड़की गुस्से में आकर अपनी वैम्पायर पावर से उन्हें मार देती है। पुलिस लड़की को आउट ऑफ कंट्रोल देखकर इंटीग्रा उसे रोक देती है। वॉल्टर जॉन को मारने से पहले टॉर्चर करता है ताकि वो उसे सब कुछ उगलवा सके, पर इंटीग्रा गुस्से में उसे गोली मारकर इंटरोगेशन स्टार्ट करती है। जैन बताता है कि उसके अंदर एक मशीन है जो कंटिन्यूसली इंफॉर्मेशन भेजती है। जैन कहता है कि अगर वो सब बता देता है तो वो जिंदा नहीं बचेगा। हम देखते हैं कि धीरे धीरे जॉन राख में बदलने लगता है, पर वो मरते मरते मिलेनियम का नाम लेता है, जो इंटीग्रा को कंफ्यूज कर देता है। इंटीग्रा वॉल्टर को जगह क्लीन करने का ऑर्डर देती है, लेकिन एक बोर्ड मेंबर उसे रोकता है क्योंकि ये कमांडर का काम है। वो इंटीग्रा को एक गन देता है और कहता है कि ये सब प्रिवेंट किया जा सकता था, इसीलिए ये सारी तुम्हारी जिम्मेदारी है। वो मेंबर वॉल्टर को मिलेनियम के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहता है। अगली सुबह में पता चलता है कि लंदन के सिर्फ 10 सोल्जर्स ही जिंदा बचे हैं, क्योंकि वो उस समय टाउन से बाहर थे। उनके अलावा सिर्फ 2 और ही बचे हैं। इंटीग्रा पूछती है कि क्या पुलिस लड़की और एल्यूकार्ड भी काउंट किए गए हैं। इस पर वॉल्टर कहता है कि नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी डेड है। वॉल्टर बताता है कि उसने ब्रिटिश म्यूजियम के अनक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स में मिलेनियम की इन्फो ढूंढना स्टार्ट किया है, लेकिन अब तक कुछ खास नहीं मिला है। इंटीग्रा उसे मिलेनियम एम्पायर के बारे में याद दिलाती है। एक समय एक ग्रुप 1000 ईयर एम्पायर बनाने के लिए लड़ा था। उनके हारने के बाद हिटलर ने उसे अपना बेस बना लिया था। अगला सीन चेंज होता है। वॉल्टर बताता है कि उसने कुछ सोल्जर्स को हायर किया है। इंटीग्रा पूछती है कि क्या उन पर भरोसा किया जा सकता है। वॉल्टर कहता है कि हाँ, क्योंकि ये सिर्फ पैसा ही नहीं देखते, ये लोग प्रोफेशनल हैं। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहां पर ये सोल्जर्स फाइट कर रहे होते हैं। एक सोल्जर अपने कैप्टन को बताता है कि पोजीशन मेंटेन करने में प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन कैप्टन उन्हें कंप्लेंट बंद करने को कहता है। एक एनिमी ऑलमोस्ट उस पर अटैक करता है, लेकिन कैप्टन चाकू से उसके फेस पर अटैक कर देता है। हम देखते हैं कि सभी सोल्जर्स अपने कैप्टन बेर्निडो के साथ हेल्सिंग एजेंसी में जमा हो जाते हैं। कैप्टन उन्हें बताता है कि उनका काम इस बार मॉन्स्टर को मारना है। ये सुनकर सब हंसने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें मॉन्स्टर पर विश्वास नहीं होता। तभी इंटीग्रा आकर कहती है कि वो सच कह रहा है। इंटीग्रा उन्हें बताती है कि उनके एनिमीज वैम्पायर और जॉम्बीज हैं, जो कि अमर हैं। उन्हें केवल होली वाटर से मारा जा सकता है। सभी सोल्जर्स कहते हैं कि क्या वो मजाक कर रही है। इंटीग्रा कहती है, तुम्हें अब तक इसके बारे में इसलिए नहीं पता क्योंकि हमने कभी सच को बाहर नहीं आने दिया है। वैम्पायर्स को खत्म करने के लिए ही एक सेंचुरी पहले हेल्सिंग एजेंसी बनाई गई थी। जब लोग अभी भी बिलीव नहीं करते हैं तो वो पुलिस लड़की को डेमो देने के लिए कहती है। बेर्नार्डो पुलिस लड़की से फ्लर्ट करने की कोशिश करता है और पूछता है कि क्या वो वैम्पायर है। जब वो हाँ
हाँ कहती है तो सभी लोग हंसने लग जाते हैं। इंटीग्रा इस पर पुलिस लड़की को डेमो देने के लिए ऑर्डर देती है। पुलिस लड़की एक उंगली से ही बेर्नार्डो का फेस हिट कर देती है। इससे बेर्नार्डो दूर जाकर गिरता है। तभी एल्यूकार्ड एक वॉल से निकलता है। ये देखकर सभी डर जाते हैं। एल्यूकार्ड भी डरे हुए सोल्जर्स का मजाक उड़ाता है। एल्यूकार्ड को देख के वॉल्टर इंटीग्रा से माफी मांगता है क्योंकि वो उसे रोक नहीं पाया। वॉल्टर इंटीग्रा को एक लेटर देता है जो एनरिको मैक्सवेल का है। एनरिको वेटिकन ऑर्गेनाइजेशन का लीडर है। सीन चेंज होता है। इंटीग्रा एनरिको का वेट कर रही होती है पर एनरिको काफी लेट हो जाता है। ये देखकर इंटीग्रा सोचती है कि शायद ये ट्रैप तो नहीं। इस पर वॉल्टर कहता है कि वो लोग ऐसे दिन में अटैक नहीं कर सकते। तभी एनरिको आ जाता है और माफी मांगता है। इंटीग्रा उसे रोकती है और वेटिकन के मोटिव पे एक्सप्लेनेशन मांगती है। एनरिको अपने परिचय देता है पर इंटीग्रा उसे इस मीटिंग का रीजन पूछती है। एनरिको कहता है कि वो फाइट नहीं करने आया है, लेकिन इंट्रिगा कहती है कि तुमने अपने एजेंट एंडरसन को भेजकर एग्रीमेंट तोड़ दिया है। एंड्रिको गुस्सा हो जाता है और कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि तुम चाहे 2 ज़ॉम्बीज़ को मारो या 2 मिलियन को, मेरे पास वेटिकन का एक ऑर्डर है, मैं बस उसे सुनाने आया हूँ। तभी वहाँ पर एल्यूकार्ड आ जाता है। एंड्रिको ने इंटीग्रा की इंसल्ट की होती है, इसीलिए एल्यूकार्ड अपनी गन निकाल लेता है, पर एंड्रिको काफी शांत रहता है और बताता है कि वो जानता है कि एल्यूकार्ड कौन है और पहली बार उससे मिल रहा है। एल्यूकार्ड भी कहता है कि उसे मिलके मजा आया है और फिर वो गोलियां चलाने के लिए रेडी हो जाता है क्योंकि उसने उसकी मास्टर इंटीग्रा को इंसल्ट किया है। एंड्रिको डरता नहीं है और बस मजाक करता है और याद दिलाता है कि वो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात करने आया है, लेकिन अगर फाइट चाहिए तो वो उसके लिए भी रेडी है। फिर वो एंडरसन को अंदर बुला लेता है। एंडरसन भी तेजी से एल्यूकार्ड का सामना करने के लिए आ जाता है। पुलिस लड़की उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो फेल हो जाती है। एल्यूकार्ड डिसाइड करता है कि वो एंडरसन को इस बार जिंदा नहीं छोड़ेगा। दोनों एक दूसरे पर अपने हथियार तान देते हैं और धमकी देते हैं, लेकिन एंड्रिको एंडरसन को रुकने के लिए कहता है। तभी अचानक से पुलिस लड़की उन्हें इंटरप्ट करते हुए एक टूरिस्ट ग्रुप को गाइड करते हुए वहां से चली जाती है। टूरिस्ट को देखकर दोनों लोग रुक जाते हैं। फिर उनके लीडर्स इंटीग्रा और एंड्रिको एक शांत जगह जाने का फैसला करते हैं जहाँ वो आराम से बात कर सकें। एंड्रिको इंटीग्रा को बताता है कि हमें तुम्हारे हेडक्वार्टर्स पर हुए हमले के बारे में पता चल गया है। हम अभी एक मिस्टीरियस मैसेज को डिकोड करने की कोशिश भी कर रहे हैं। वो कन्फेस करता है कि उसके पास कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं जिस पर मिलेनियम लिखा हुआ है, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो ये डॉक्यूमेंट्स इंटीग्रा के साथ शेयर करेगा। वो बताता है कि ये सब कुछ 50 साल पहले शुरू हुआ था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब हिटलर हार गया था तब कई ऑफिसर्स जर्मनी छोड़कर साउथ अमेरिका में भाग गए थे। वहां उन्होंने एक नई जर्मन ऑर्गेनाइजेशन बनाई। उनका मेन गोल इस वॉर के जर्मन क्रिमिनल्स की हेल्प करना था। ये सब सुनकर इंटीग्रा काफी हैरान हो जाती है। आगे एनरिको बताता है कि मिलेनियम एक स्पेशल जर्मनी ऑपरेशन था जो कि वेटिकन के फंड से बना था। पास में हमें 2 लोग भी दिखाई देते हैं जो कि मिलेनियम के मेंबर होते हैं। एक का नाम होता है मोर्टिना मैक्स और दूसरे का नाम होता है प्रोफेसर। ये दोनों ही लोग इंटीग्रा और एंड्रिको की बात सुन रहे होते हैं। मैक्स कहता है कि अगली बार जब हम इनसे मिलेंगे तो बहुत सारा खून और मौत का नंगा नाच होगा। अब रात को वॉल्टर एल्यूकार्ड से मिलेनियम के बारे में बात करता है। वॉल्टर कन्फेस करता है कि वो हैरान है कि उनका सामना जर्मन लोगों से है, पर एल्यूकार्ड कहता है कि उसे पहले से ही इस बात पर शक था। एल्यूकार्ड कहता है कि केवल 3 लोग ही अनडेड को लड़ाई में यूज कर सकते हैं, हेल्सिंग, नाजीज और खुद मैं। एल्यूकार्ड याद दिलाता है कि 50 साल पहले उन्होंने अनडेड एक्सपेरिमेंटल यूनिट को डिस्ट्रॉय किया था। इस पर वॉल्टर कहता है कि तुम इस बात को लाइटली ना लो क्योंकि अब उन्होंने खुल के हमारे ऊपर लड़ाई छिड़ दी है। तभी इंटीग्रा वहां आती है और एल्यूकार्ड से पूछती है क्या वॉल्टर ने उसे उनके मिशन के बारे में बताया है। इस पर एल्यूकार्ड मना कर देता है। इंटीग्रा एल्यूकार्ड को नाजी को ढूंढने और सब कुछ डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर दे देती है। नेक्स्ट सीन में एल्यूकार्ड एक प्लेन से कैप्टन बर्नोडेटे के साथ ट्रेवल कर रहा होता है जहां पर पुलिस लड़की अपना कॉफिन के अंदर सो रही होती है। थोड़ी ही देर में सभी लोग रियो डे जेनेरियो पहुंच जाते हैं जहां एल्यूकार्ड एक होटल शूट बुक करता है। जब वो पुलिस लड़की का कॉफिन लाता है तो रिसेप्शनिस्ट उसे रोकने की कोशिश करता है। एल्यूकार्ड अपनी हिप्नोसिस की पावर यूज करता है जो बर्नार्डो को काफी हैरान कर देता है। हम देखते हैं कि बर्नार्डो को एक छोटा सा होटल दिया जाता है जिसके लिए वो काफी कंप्लेन करता है। बाद में बर्नार्डो एल्यूकार्ड को कहता है कि वो अगले दिन वापस आएगा और बाय बोलकर अपने होटल की तरफ निकल जाता है। दूसरी तरफ एंड्रिको अपने बॉस से बात करता है। उसका बॉस 50 साल
साल पहले स्टार्ट हुए मिलेनियम प्रोजेक्ट के बारे में रिग्रेट करता है, लेकिन एंड्रिको उसे अश्योर करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम सब साथ हैं। उसका बॉस कहता है कि हम इंटीग्रा और मिलेनियम को आपस में लड़वा कर अपने दोनों एनिमीज को एक ही बार में खत्म कर देंगे। अब हम फिर से एलिक्वाड पर शिफ्ट होते हैं। एलिक्वाड अपने रूम में पहुंचकर पुलिस लड़की को उसके कॉफिन से जगा देता है। तभी उसे बहुत सारे हेलीकॉप्टर की आवाज आती है। बहुत सारे पुलिस ऑफिसर ने आकर एलिक्वाड के होटल को चारों ओर से घेर लिया था। पुलिस को लग रहा होता है कि एलिक्वाड एक टेररिस्ट है। जैसे ही बर्नार्डो टीवी पर ये न्यूज देखता है तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। दूसरी तरफ वॉल्टर एलिक्वाड को इंस्ट्रक्शन देता है कि कैसे उसे बचाना है, जबकि इंटीग्रा उसे सपोर्ट करने का प्रॉमिस करती है। एलिक्वाड वॉर के लिए एक्साइटेड हो जाता है। पुलिस अपने स्नाइपर्स को सेट कर लेती है और अटैक स्टार्ट होने वाला होता है। डायरेक्ट अटैक करने वाले लोग मिस्टर टुवाल्केन से कंफर्मेशन लेते हैं। वो कहता है कि सब प्लान के मुताबिक हो रहा है और अपने सोल्जर्स को अटैक करने के लिए मोटिवेट भी करता है। जिसके बाद पुलिस एलिक्वाड के रूम में घुसती है और वहाँ पर एलिक्वाड पहले से ही उनका इंतजार कर रहा होता है। पुलिस रूम में घुसते हुए फायर करती है, लेकिन एलिक्वाड अपनी रीजनरेशन पावर दिखाता है और उन्हें मार डालता है। पुलिस भागने की कोशिश करती है, लेकिन एलिक्वाड एक एक करके सबको पकड़ लेता है। पुलिस लड़की छुपकर सब देख रही होती है और बाद में वो बाहर निकलती है। एलिक्वाड उसे सिग्नल देता है कि अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। पुलिस लड़की उससे पूछती है कि क्या उसने ह्यूमंस को मार दिया है। एलिक्वाड गुस्से में कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि वॉर स्टार्ट करने वाले ह्यूमंस हैं या नहीं, क्योंकि वो हमें मारने के इरादे से आए थे। इस सच को कोई नहीं बदल सकता। एलिक्वाड पुलिस लड़की के डर से भरे हुए चेहरा देखता है और उससे कहता है कि जितना हो सके वो उसके साथ अंधेरे में चले। अगले सीन में इंटीग्रा को एलिक्वाड का कॉल आता है। वो कहता है कि उसने किसी को नहीं छोड़ा और मिलेनियंस ही पुलिस को कंट्रोल कर रहे हैं। वो कन्फेस करता है कि वो बिना रिग्रेट के उन्हें मार सकता है क्योंकि वो एक मॉन्स्टर है, और पूछता है कि क्या इंटीग्रा भी ये कर सकती है। वो कहता है कि वो सिर्फ इंटीग्रा का वेपन है, मारना तो उसका काम है। इंटीग्रा उसे डांटती है और याद दिलाती है कि मेरा ऑर्डर भी सबको खत्म करना ही है, चाहे इंसान हो या वैम्पायर, मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये सुनकर एलिक्वाड खुश हो जाता है और कहता है कि अब उसे रिग्रेट करने की जरूरत भी नहीं है। फिर इंटीग्रा वॉल्टर से पूछती है कि क्या उसका फैसला सही है। वॉल्टर कहता है कि वो सिर्फ उसका गुलाम है, इसीलिए उसे नहीं पता। अब एलिक्वाड अपने रूम से निकलता है। पुलिस ऑफिसर्स उसे देखते ही डर जाते हैं। फिर वो भी एलिक्वाड पर फायर करते हैं और एलिक्वाड उन्हें अपने नए वेपन से मारने लगता है। वहीं हेडक्वार्टर्स में पुलिस ऑफिसर्स उनकी चीख सुनकर शॉक हो जाते हैं। मॉन्टीना मैक्स और उसके लोग एलिक्वाड को पुलिस को मारते हुए देखकर मजे लेते हैं, लेकिन कमांडेंट कहता है कि इन सोल्जर्स की डेथ उन्हें कहीं नहीं ले जाएगी, इसीलिए वो टुवेल्केन को फुल फोर्स यूज करने के लिए कहता है। एलिक्वाड पुलिस को मारना कंटिन्यू रखता है। लोग डर कर भाग रहे होते हैं, लेकिन वो उन्हें हिप्नोटाइज करता है ताकि कोई ना बच सके। सबको मारने के बाद एलिक्वाड होटल की मेन डोर से बाहर निकलता है। मॉन्टीना मैक्स ये देखकर कहता है कि अच्छा तो तुम वॉर के लिए रेडी हो। वो एलिक्वाड की स्किल्स की तारीफ करता है। थोड़ी देर बाद टुवेल्केन खुद एलिक्वाड के सामना करता है और कहता है कि उसने एक्सपेक्ट किया था कि ये सब होगा। एलिक्वाड उससे पूछता है कि क्या तुम ये सब जानते थे, फिर भी तुमने इन बेचारा पुलिस वालों को मरने दिया। टुवेल्केन कहता है कि ये सब मेरे सुपीरियर्स की वजह से हुआ है जो अमर होना चाहते हैं। इस पर एलिक्वाड कहता है कि सब पागल हैं, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी अमर नहीं है। टुवेल्केन उस बात को इग्नोर करके पूछता है कि तुम्हारे पास कितनी सिल्वर बुलेट्स बची हुई हैं। एलिक्वाड कहता है कि तुम ये बकवास बंद करो और बताओ कि अब कौन लड़ेगा मुझसे। टुवेल्केन कहता है कि तुम्हारे लिए तो मैं ही काफी हूँ, मैं तुम्हें मार दूंगा और इस दुनिया को एक एग्जाम्पल दूंगा। फिर दोनों फाइट स्टार्ट कर देते हैं। देखते ही देखते आसपास का सब कुछ तबाह हो जाता है। दोनों रियलाइज करते हैं कि दोनों पावरफुल हैं, जिससे आसपास काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। इसीलिए एलिक्वाड फाइट को दूसरी जगह ले जाता है। इसके बाद एलिक्वाड के साथ आया हुआ बर्नार्डो हेडक्वार्टर्स को विजिट करता है और लोगों को मार देता है, बिल्डिंग को बॉम्ब से उड़ा देता है। हम देखते हैं कि एलिक्वाड टुवेल्केन के अटैक से हर्ट होता है, जिससे उसकी ब्लीडिंग रुक नहीं रही होती है, पर एलिक्वाड फिर भी मजे ले रहा होता है। टुवेल्केन फिर से अटैक करता है, लेकिन इस बार एलिक्वाड अपनी रियल पावर रिलीज करता है। पुलिस लड़की भी वहां पहुंच जाती है और फुल फोर्स से फायर करती है। एलिक्वाड अपने डॉग्स को रिलीज करता है, जिससे वो टुवेल्केन को डिस्ट्रैक्ट कर सके। इसके बाद एलिक्वाड उससे सारी इंफॉर्मेशन मांगता है और उसे काट लेता है। तभी उसकी सारी बॉडी जलकर खत्म हो जाती है। इसके बाद बर्नार्डो वहां हेलीकॉप्टर लेकर आता है और पुलिस लड़की और एलिक्वाड दोनों हेलीकॉप्टर में बैठकर वापस चले जाते हैं। हम देखते हैं कि अपनी हार पर मॉनिटरा मैक्स खुशी से हंसता है और कहता है कि अब तक मैं एक परफेक्ट वैम्पायर नहीं बना पाया था, पर एलिक्वाड के साथ लड़ाई में उसे वो इन्फॉर्मेशन मिल गई है जिससे वो अपने 50 साल पुराने ड्रीम को पूरा कर सकता है। फिर वो अपने सभी सबऑर्डिनेट्स को
अपने बेस पर रिटर्न करने का ऑर्डर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एनरिको एक वेटिकन प्रीस्ट से इंटरोगेशन ले रहा होता है। वो कहता है कि उसने मॉन्टीना मैक्स को 1941 में देखा था और वो डिस्क्राइब करता है कि उसका चेहरा अजीब था और स्माइल बहुत ही अनोइंग थी। वो कन्फेस करता है कि उन्होंने मॉन्टीना मैक्स की मदद की थी। एनरिको उससे डरावने चेहरे से इंटरोगेट करता है और समझाने की कोशिश करता है कि उन्होंने क्या गलत किया था। आगे एलिक्वाड इंटीग्रा को रिपोर्ट करता है कि उसे नई इन्फो मिल गई है। इंटीग्रा उससे कांग्रेचुलेट करती है और कहती है कि हमारी क्वीन ने राउंड टेबल मीटिंग बुलाई है, इसलिए उसे रिपोर्ट के साथ तुरंत वापस आना होगा। एलिक्वाड एग्री करता है और पूछता है कि क्या तुम्हें वॉर में मजा आया। ये सुनकर इंटीग्रा गुस्सा हो जाती है, लेकिन एलिक्वाड उसका रिएक्शन पर हंसता है। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि 1941 का एक सीन दिखाया जाता है जहां पर वेटिकन सिटी का लेफ्टिनेंट मॉन्टीना मैक्स से पूछता है कि तुम्हारा आगे का प्लान क्या है, लेकिन मॉन्टीना मैक्स कहता है कि वो कोई भी जवाब नहीं दे सकता क्योंकि उसके ऊपर सुपीरियर का ऑर्डर है। इससे लेफ्टिनेंट गुस्से में आ जाता है और उससे मारने लग जाता है। उसने उन्हें अब तक वैम्पायर्स क्यों नहीं बनाया। तभी लेफ्टिनेंट के सोल्जर्स उसे रोक देते हैं। प्रेजेंट में प्रीस्ट कन्फेस करता है कि मॉन्टीना मैक्स एक हेल कमांडर की तरह काम करता है और उसका गोल एक ऐसी आर्मी रेडी करना है जो सब कुछ तबाह कर सके। इस पर एनरिको समझ जाता है कि मॉन्टीना मैक्स का प्लान है एक वैम्पायर आर्मी रेडी करना। साथ ही में एनरिको प्रीस्ट का झूठ पकड़ लेता है। प्रीस्ट ने कहा था कि मॉन्टीना मैक्स ने उन्हें वैम्पायर बनने के लिए मनाया था, लेकिन असली सच तो ये था कि वो खुद वैम्पायर बनना चाहता था। इस पर प्रीस्ट टूट जाता है और एक्सेप्ट करता है कि ये सिर्फ उसकी गलती नहीं है बल्कि सभी लोग धोखे में आ गए थे, इसीलिए वो माफी मांगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एलिक्वाड्स और उसके साथी कॉफिन्स ले जाने के तरीके प्लान कर रहे होते हैं। तभी अचानक एंडरसन वहां घुस जाता है और एलिक्वाड पर हमला करता है, जिससे दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। पुलिस लड़की एंडरसन को रोकना चाहती है, लेकिन वो सिर्फ उसकी आंखों को देखकर डर जाती है। एंडरसन फिर दिखाता है कि वो एनरिको का मैसेज लाया है। इसमें लिखा होता है कि वेटिकन ने उनके लिए एक प्लेन अरेंज किया है जिससे वो ट्रेवल कर सके। इसी बीच हम देखते हैं कि एनरिको उस प्रीस्ट को मार डालता है जो वैम्पायर बनना चाहता था। अब सीन बढ़ता है और एलिक्वाड अपने साथियों के साथ एक राउंड टेबल मीटिंग में आता है जहां इंटीग्रा उसका इंतजार कर रही होती है। इंटीग्रा उसका स्वागत करती है और कहती है कि वो अपने चश्मे उतारे क्योंकि अब वो क्वीन के सामने है। एलिक्वाड मान जाता है और दो गार्ड्स को हटाकर खुद क्वीन के सामने खड़ा हो जाता है। क्वीन एलिक्वाड का चेहरा छूकर बोलती है कि वो बूढ़ी हो गई है, जबकि एलिक्वाड वैसे का वैसा ही है। पर एलिक्वाड कहता है कि वो अब भी वही वॉरियर है जो 50 साल पहले था जब वो एक प्रिंसेस थी। फिर क्वीन एलिक्वाड को अपनी रिपोर्ट देने के लिए कहती है। एलिक्वाड शुरू करता है कि 55 साल पहले मॉन्टीना मैक्स और उसके लोगों ने वैम्पायर की आर्मी बनाने की कोशिश की थी, लेकिन एलिक्वाड और वॉल्टर ने उनका प्लान डिस्ट्रॉय कर दिया था। फिर भी वो अपने गोल से नहीं रुके और अब वो अपने गोल से काफी करीब है। एलिक्वाड ये भी बताता है कि वो लोग हिटलर की आर्मी के बचे हुए कुछ लोग हैं और अब वो अपने आप को ऑर्डर ऑफ मिलेनियम कहते हैं, जिसे सब लोग हैरान हो जाते हैं। तभी एक लड़का वहां पर आता है जिसका नाम स्क्रॉन्ड्रिगर है। वो एलिक्वाड से पूछता है कि ट्यूवेगन को काटने की वजह से तुम्हें ये सारी इन्फॉर्मेशन मिली है। सभी लोग स्क्रॉन्ड्रिगर पर अपने वेपन्स पॉइंट कर देते हैं। वो सबसे रोकने के लिए कहता है क्योंकि वो सिर्फ एक मैसेंजर है। वो बताता है कि उसके पास मॉन्टीना मैक्स का मैसेज है जो वो सुनाना चाहता है। जैसे ही वो मैसेज दिखाने की कोशिश करता है, दूसरी तरफ से कनेक्शन में दिक्कत आ जाती है। जब कनेक्शन सही होता है तो सभी लोग मॉन्टीना मैक्स को देखते हैं। एलिक्वाड मॉन्टीना मैक्स को ग्रीट करता है। मॉन्टीना मैक्स कहता है कि उसे दोबारा देखकर अच्छा लगा। इंटीग्रा बीच में बोलती है और पूछती है कि आखिर तुम क्या प्लान कर रहे हो। मॉन्टीना मैक्स अपना परिचय देता है और कहता है कि उसका कोई गोल नहीं है क्योंकि उसकी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी गोल को अचीव करने के लिए बनी ही नहीं है। फिर वो दिखाता है कि कैसे वो इंग्लैंड की आर्मी के लेफ्टिनेंट को मार देगा। एनरिको ये देखकर गुस्सा हो जाती है, लेकिन मॉन्टीना मैक्स रिस्पॉन्ड करता है कि वेटिकन के लोग भी पागलपन में कम नहीं है और उनका गॉड ही इस मैडनेस का प्रूफ है। वो पूछता है कि क्या उनका गॉड उन्हें सैनिटी की गारंटी देता है। मॉन्टीना मैक्स फिर याद दिलाता है उन्होंने कितने लोगों को मारा है और सबको चैलेंज करता है कि अगर हिम्मत है तो उसे रोक ले। वो आगे ये भी कहता है कि ना तुम लोग और ना तुम्हारी आर्मी मेरी दुश्मन है। उसका असली दुश्मन इंग्लैंड है और खासकर हेल्सिंग जहां से एलिक्वाड आता है। एलिक्वाड इस पर हंसता है और कहता है कि मैं तुम्हें जब चाहूं जितनी बार चाहूं उतनी बार खत्म कर सकता हूं। आगे इंटीग्रा स्क्रॉन्ड्रिगर को गोली मारने का ऑर्डर दे देती है, जिससे एलिक्वाड तुरंत हेडशॉट मार देता है। मॉन्टीना मैक्स उन्हें वायलेंट कहता है और अलविदा कहकर बैटलफील्ड में मिलने का प्रॉमिस करता है। अगले सीन में मॉन्टीना मैक्स अपने गार्ड के साथ अपने लोगों के पास पहुंचता है जहां स्क्रॉन्ड्रिगर उसका इंतजार कर रहा था। स्क्रॉन्ड्रिगर अभी भी जिंदा है
मॉन्टिना मैक्स उसे मिशन सही से कंप्लीट करने के लिए बधाई देता है। फिर हम देखते हैं कि बहुत सारे नाजी प्लेन्स लंदन की तरफ आसमान में निकलते हैं। मॉन्टिना मैक्स उन्हें पूरे लंदन पर हमला करने का ऑर्डर देता है। आगे लंदन में एक जहाज पर एक नाजी हेलीकॉप्टर उतरता है, जहां पर एक मिलेनियम सोल्जर रिप वैन विंकल उतरती है। वो शिप के कमांडर को कांग्रेचुलेट करती है क्योंकि उस कैप्टन ने अपनी पूरी शिप को धोखा दिया था जिससे वो भी एक वैम्पायर बन सके। पर बाद में रिप वैन विंकल का एटीट्यूड बदल जाता है और वो उन सब को मार डालती है। फिर रिप वैन विंकल शिप को नाजी शिप में बदलने के लिए चेंजेस करने लगती है। हम देखते हैं कि उनके फेलो सोल्जर्स भी कॉफिन से उठ जाते हैं। उसके बाद वो सभी को शिप के बारे में इन्फॉर्म कर देती है। दूसरी तरफ वॉल्टर और एल्यूकार्ड बात कर रहे होते हैं कि नाजीज ने कितने लोगों का कत्ल किया है। एल्यूकार्ड कहता है कि हम लोग भी उससे कुछ अलग नहीं है, पर वॉल्टर अग्री नहीं करता और टॉपिक बदल देता है। वो पूछता है कि एल्यूकार्ड ने पुलिस लड़की को वैम्पायर क्यों बनाया। एल्यूकार्ड कहता है कि पुलिस लड़की ने खुद वैम्पायर बनने का डिसीजन लिया था। फिर वो पूछता है कि पुलिस लड़की का परिवार का क्या हुआ। वॉल्टर बताता है कि वो एक ऑर्फन थी। ये सुनकर एल्यूकार्ड को सब कुछ समझ में आ जाता है। अगले सीन में पुलिस लड़की अकेले ही खाने की कोशिश करती है, लेकिन वो खा नहीं पाती। इंटीग्रा उसे अपने खून ऑफर करती है क्योंकि अब वो इंसान नहीं रही। पुलिस लड़की मना करती है, लेकिन इंटीग्रा अपनी उंगली काट कर उसे खून पीने के लिए इनकरेज करती है। पुलिस लड़की के अंदर से डिजायर आने लगते हैं और वो इंटीग्रा का ऑर्डर फॉलो करने लगती है। इंटीग्रा उससे कहती है कि वो अपने वेपन्स को रेडी कर ले क्योंकि वेल्स के पास एक शिप से कांटेक्ट टूट गया है। शायद दुश्मनों ने उस पर हमला कर दिया है। ये वही शिप होता है जिस पर रिप वैन विंकल ने कब्जा कर लिया है। दूसरी तरफ एंडरसन कई वैम्पायर्स को हराने के बाद एनरिको को अपनी सिचुएशन बताता है। एनरिको कहता है कि सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है, लेकिन एंडरसन थोड़ा नाराज होता है क्योंकि वो डायरेक्टली मॉन्टिना मैक्स को जवाब नहीं दे पाया था। एंड्रिको कहता है कि वो लोग सिर्फ छोटी चीजें हैं, असली प्लान अभी भी बाकी है। पॉप ने उन्हें अटैक के लिए रुकने को कहा था, इसीलिए उन्होंने नई वैम्पायर किलिंग टेक्निक डेवलप की है। ये सुनकर एंडरसन खुश हो जाता है। एंड्रिको एंडरसन को वापस आने के लिए कहता है, जिस पर एंडरसन हाँ कर देता है। पर उससे पहले कुछ सोल्जर्स जो एंडरसन पर हमला कर रहे होते हैं, एंडरसन उन्हें मारने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ रिप वैन विंकल अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए एक्साइटेड होती है। इंटीग्रा को जब उस शिप के इमेजेस मिलते हैं जिससे कांटेक्ट लॉस्ट हुआ था, इंटीग्रा देखते ही समझ जाती है कि ये एक मिलेनियन का काम है। एक आदमी बताता है कि शिप के क्रू से कोई जवाब नहीं मिल रहा है, लेकिन एक इमेज में एक आदमी छत पर अम्ब्रेला लेकर खड़ा है। फिर 2 हेलीकॉप्टर उस शिप को खत्म करने के लिए भेजे जाते हैं, पर एक हेलीकॉप्टर तबाह कर दिया जाता है। इंटीग्रा कहती है कि अब वो खुद इसे हैंडल करेगी। इस पर बोर्ड मेंबर पेनवुड इंटीग्रा को फुल अथॉरिटी दे देता है। वॉल्टर इंटीग्रा को बताता है कि वो ओपनली समुद्र क्रॉस नहीं कर सकते क्योंकि इससे वो तुरंत टारगेट बन जाएंगे। इंटीग्रा कहती है कि अब उनके पास भागने का कोई रास्ता भी नहीं है और वैम्पायर के लिए ओशियन नर्क जैसा है। सब लोग प्लान करते हैं कि एल्यूकार्ड और एक टीम को उस शिप तक कैसे भेजा जाए। काफी प्लान्स रिजेक्ट होने के बाद एल्यूकार्ड आता है और कंप्लेन करता है। इंटीग्रा सोचती है कि ये इम्पॉसिबल है, लेकिन वॉल्टर एक प्लान सजेस्ट करता है। अगली सीन में कुछ फाइटर्स प्लेन मिसाइल से शिप को अटैक करते हैं, लेकिन रिप वैन विंकल उन्हें डिस्ट्रॉय कर देती है। वो खुशी से गाना गाती है। तभी उसे महसूस होता है कि कुछ हाई स्पीड में आ रहा है। सभी सोल्जर्स पैनिक में रडार रीडिंग देखते हैं। वहीं रिप वैन विंकल चिल्लाती है कि जो आ रहा है उसके हाथों में मौत की खुशबू है। हम देखते हैं कि एल्यूकार्ड अपना प्लेन शिप से क्रैश करने के लिए तैयार करता है। सोल्जर्स डिफेंड ट्राई करते हैं, यहाँ तक कि रिप वैन विंकल अपनी गन से एल्यूकार्ड पर फायर करती है और उसके प्लेन को उड़ा देती है, लेकिन एल्यूकार्ड अपनी पावर अनलीज करता है जिससे शिप का बड़ा हिस्सा बर्बाद हो जाता है। रिप वैन विंकल डर जाती है क्योंकि एल्यूकार्ड उसके सामने है। वो मॉन्टिना मैक्स के शब्दों को याद करके डर जाती है। एल्यूकार्ड जब उससे पर अटैक करने लगता है तो उसके सोल्जर उसे बचा लेते हैं, लेकिन एल्यूकार्ड अपने डॉग्स छोड़ देता है जो सबको मार डालते हैं। रिप वैन विंकल छुपने की कोशिश करती है और रोती है, पर जब एल्यूकार्ड उसके पास आता है तो वो हिम्मत जुटाकर उस पर अपनी गन से फायर करती है। वो सोचती है कि उसने एल्यूकार्ड को मार दिया है, लेकिन एल्यूकार्ड उसके स्वॉर्ड को अपने दांतों से रोक लेता है। ये देखकर उसकी होप्स टूट जाती हैं। एल्यूकार्ड उसे मारते हुए उसकी बेइज्जती करता है और अंत में उसका खून पीकर उसे मार डालता है। मॉन्टिना मैक्स रिप वैन विंकल को उसका मिशन कंप्लीट करने के लिए बधाई देता है और वादा करता है कि वो उसकी मौत का बदला जरूर लेगा। सारे नाजी सोल्जर्स उसे अलविदा कहते हैं। एल्यूकार्ड अपना मिशन पूरा करने के बाद जोर जोर से हंसने लग जाता है जैसे कोई पागल हो गया हो, लेकिन
मॉन्टिना मैक्स अपने बेस से ये सब देख रहा होता है, वो वादा करता है कि एलुकार्ड को ये खुशी हमेशा नहीं रहेगी, इसीलिए उसे जितना एंजॉय करना है वो अभी कर ले। उसके बाद वो अपने लोगों से कहता है कि उसे जंग से बहुत ज्यादा मोहब्बत है। जब उसके वॉरियर उसे इतनी जुनून से जंग के बारे में बोलते हुए सुनते हैं तो वो सभी बहुत ही खुश हो जाते हैं। अपनी स्पीच के एंड में वो सबसे कहता है कि ऐसी जंग छेड़ दो जिससे सब कुछ नरक बन जाए, और इस वजह से वो सबसे पूछता है क्या वो भी यही चाहते हैं कि ये जंग एक खूनी कत्ले आम बन जाए। ये सुन के उसके सोल्जर्स जोर से चीयर करने लगते हैं, जिसके जवाब में मॉन्टिना मैक्स उन्हें वादा करता है कि वो उनको वही देगा जो वो चाहते हैं, क्योंकि उसका इरादा उन सबको बर्बाद करने का है जो उन्हें भूल गए हैं। वो सबको जगाने के लिए कहता है जो गहरी नींद में सो गए हैं, ताकि वो दुनिया को दोबारा याद दिला सके कि असली डर का स्वाद क्या होता है। हम देखते हैं कि एलमेयर का शिप यूरोप के पास पहुंच गया होता है और ये देखकर वो बहुत ही खुश हो जाता है। दूसरी तरफ पेनवुड एलमेयर को रोकने के लिए अपनी आर्मी के साथ डिस्कशन कर रहा था, तभी वहाँ सभी अलार्म्स बजने लगते हैं। उसको लोग बताते हैं कि उनका इंफॉर्मेशन रेगुलेशन हेडक्वार्टर से कम्युनिकेशन टूट गया है। ये सुन के पेनवुड परेशान हो जाता है। धीरे धीरे करके उनका लंदन और एयरफोर्स बेस से भी कम्युनिकेशन टूट जाता है। पेनवुड को समझ नहीं आता कि आखिर क्या हो रहा है, क्योंकि उनका सभी इम्पोर्टेंट एजेंसी से कांटेक्ट टूट चुका है। तब वो सोचता है कि शायद जंग शुरू हो चुकी है, और इंट्रिगा ये बात सुनकर उसकी बात को कंफर्म भी कर देती है। अब सीन बदलता है। हम देखते हैं कि नाजीज सिटी तक पहुंचने के लिए बहुत ही बेताब होते हैं। दूसरी तरफ यूरोप के लोग डर के मारे देख रहे होते हैं जैसे चांद का रंग काला हो गया हो। इसी बीच एलमेयर अपने बटालियन को बताता है कि वो रात आ गई है जो उनके सारे अरमान पूरा करेगी। ये सुनकर सभी लोग एक्साइटेड हो जाते हैं और एलमेयर के लिए ताली बजाते हैं। आगे प्रोफेसर उन्हें रोकता है और कहता है कि अब वो सभी लोग पेज 3 पे अपने गाइड्स पर ध्यान दें, जिसका नाम लंदन एक्सप्लोर्स है। स्क्रॉन्डिंगर जब गाइड पढ़ने की कोशिश करता है तब उसे याद आता है कि उसकी गाइड खो गई है, इसीलिए उसे कैप्टन से मिलना पड़ेगा। एलमेयर फर्स्ट लेफ्टिनेंट जोरिन से कहता है कि उनका पहला टारगेट एलुकार्ड और हेल्सिंग को खत्म करना है, इसीलिए वो उसे एक शिप, 2 क्रूशर और कुछ ट्रूप्स देता है। लेकिन वो जोरिन को वेट करने के लिए कहता है जब तक मेन ट्रूप्स ना आ जाए। जोरिन कहती है कि चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर हमने एक बार एलुकार्ड को हरा दिया तो हम हेल्सिंग को आसानी से जीत सकते हैं। लेकिन एलमेयर उसे याद दिलाता है कि वो इंटिग्रा और सीरिस को कम न समझे, क्योंकि इंटिग्रा हेल्सिंग एजेंसी के लीडर है और वो काफी स्ट्रॉन्ग वैम्पायर हंटर भी है, जबकि सीरिस किसी मिरेकल से कम नहीं है। एलमेयर के अकॉर्डिंग दोनों को थोड़ा कम एक्सपीरियंस है, पर दोनों ही एलुकार्ड के बराबर हैं। आखिर में एलमेयर सबको रेडी होने के लिए बोलता है। उनका पहला मिशन शुरू होने वाला है जो कि लंदन को तबाह कर देगा। प्रोफेसर एलमेयर से पूछता है कि क्या हम सबसे पहले कैबिनेट वॉर रूम पर हमला करेंगे। इस पर एलमेयर उसे परमिशन देता है और कहता है कि जो भी चीज तकलीफ दे उसे जला दो। अलग अलग लोग कुछ बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय करने का सुझाव देते हैं, तो एलमेयर सबसे कहता है कि सब कुछ बर्बाद कर दो, क्योंकि आज रात यही हमारा डिनर है। फिर वो सभी के साथ एक टोस्ट प्रपोज करता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एलमेयर की शिप से मिसाइल गिरते हैं और सिटी में हर तरफ तबाही मच जाती है। बॉम्ब गिरने के बाद एलमेयर अपने ट्रूप्स को जमीन पर उतारने के लिए बोलता है, जिसके बाद सोल्जर्स जमीन पर उतरकर अलग अलग जगहों से अटैक शुरू कर देते हैं। ये देखकर सभी नाजीज बहुत ही खुश हो जाते हैं। इन अटैक्स के दौरान वॉर हेडक्वार्टर्स पे भी हमला होता है, जहां इंटिग्रा को मारने की कोशिश की जाती है। नाजीज का एक लीडर सबको बताता है कि अब ये जगह मिलेनियम के कंट्रोल में आ रही है। पेनवुड कुछ भी समझ नहीं पाता और वो अपने लेफ्टिनेंट से पूछता है कि ये क्या हो रहा है। हम देखते हैं कि पेनवुड का लेफ्टिनेंट उसे धोखा दे देता है और कहता है कि ये सब वैम्पायर बनने का कमाल है। अगर हम इंटिग्रा को पकड़ लेते हैं तो एलमेयर बहुत ही खुश होगा। लेकिन इंटिग्रा उसका मजाक उड़ाती है और कहती है कि तुम बस अभी एक बच्चे हो, तुम मुझे कभी नहीं पकड़ सकते हो। ये सुनकर वो गुस्सा हो जाता है। तभी अचानक वहां पर वॉल्टर आ जाता है, उसका हाथ काट देता है। वॉल्टर तुरंत सभी सोल्जर्स को मार डालता है। इंटिग्रा पेनवुड से कहती है कि मुझे लगा था कि तुम गद्दार हो, पर तुम्हारा लेफ्टिनेंट गद्दार निकला। इस पर पेनवुड कहता है कि मैं अपने देश के साथ कभी गद्दारी नहीं करूंगा। फिर वो बताता है कि कैपिटल पर हर जगह से अटैक हो रहा है और बहुत सारी एयरशिप्स आ रही हैं। इंटिग्रा कहती है कि ये जगह फिर से टारगेट हो सकती है, इसीलिए पेनवुड को तुरंत निकलना चाहिए। लेकिन पेनवुड कहता है कि उसे बेस पे ही रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर कम्युनिकेशन ठीक हो जाता है तो ऑर्डर्स देना उसका काम है।
पेनवुड बोलता है कि वो किसी एक बेस के टिकने का इंतजार कर रहा है जहाँ से वो कमांड दे सके, और क्योंकि वो जगह का इंचार्ज है तो वो उसे छोड़ भी नहीं सकता। वो कन्फेस करता है कि मुझे नहीं पता कि मुझे ये पोजीशन क्यों मिली है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं अपना काम ठीक से पूरा करूँ। इंटीग्रा उसकी बात मान लेती है और उसे एक वेपन देती है ताकि वो अपनी रक्षा कर सके। फिर पेनवुड कहता है कि यहाँ सिर्फ जरूरी लोग रुकेंगे और बाकी लोग निकल जाएंगे, लेकिन सब पहले ही रुकने का फैसला कर चुके होते हैं। वो कहते हैं कि पेनवुड अकेला कुछ नहीं कर सकता है, इसीलिए सभी वापस अपनी अपनी पोजीशन पर चले जाते हैं। वहीं सिटीज में नाजीज सबको मारकर ज़ॉम्बीज में बदल रहे होते हैं, जबकि लंदन के सोल्जर्स डिफेंड नहीं कर पा रहे थे। एक नाजी ऑफिसर कुछ पुलिस वालों को मार डालता है, लेकिन तभी इंटीग्रा वहां से निकल रही होती है। वो उसे वहीं मार देती है। वो पुलिस वालों को उनके काम के लिए शाबाशी देती है और वॉल्टर से सीधा बदला लेने को कहती है, लेकिन कुछ नाजीज ऑफिसर उसे देख लेते हैं और अपने लीडर को बता देते हैं। इंटीग्रा अपने हेडक्वार्टर जा रही होती है, तभी वो पेनवुड का एक रेडियो मैसेज सुनती है। पेनवुड कहता है कि उनकी पोजीशन गिरने वाली है और सबको अपना मिशन पूरा होने तक लड़ना चाहिए। मॉन्स्टर के नजदीक आने की आवाज सुनकर पेनवुड इंटीग्रा की दी हुई वेपन को देखता है। पेनवुड इंटीग्रा को तब से जानता है जब वो छोटी थी। उससे वो समय याद आता है जब उसने इंटीग्रा की अथॉरिटी पर सवाल किया था। ये सब यादों के साथ पेनवुड अपने आप को हिम्मत देता है और जैसे ही एनिमीज हेडक्वार्टर में घुसते हैं वो अपने साथ पूरा हेडक्वार्टर ही उड़ा डालता है, जिससे पेनवुड की डेथ हो जाती है। आगे इंटीग्रा वॉल्टर को अपने हेडक्वार्टर जल्दी पहुंचने के लिए कहती है, लेकिन वॉल्टर डेंजर महसूस करता है और इंटीग्रा को कार लेकर दूसरा रूट लेने के लिए कहता है। इंटीग्रा पहला मना करती है, लेकिन वॉल्टर के सैक्रिफाइस देखकर वो मान जाती है और उससे कहती है कि तुम्हें जिंदा लौटना होगा। वॉल्टर आगे बढ़ता है और अकेले ही नाजी कैप्टन का सामना करता है। एल्मेयर उसका स्वागत करता है और कहता है कि तुम हमेशा ही मेरे प्लान्स को बिगाड़ते हो। फिर वो अपने लोगों को इंटीग्रा का पीछा करने के लिए कहता है। इंटीग्रा भागने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ सोल्जर्स उसे घेर लेते हैं और उस पर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन वो हार नहीं मानती और उल्टा उन पे ही अटैक कर देती है। वो उन्हें कावर्ड कहकर उनका मजाक भी उड़ाती है। इंटीग्रा उन्हें मॉन्स्टर बुलाती है और कहती है कि तुम लोगों ने अपनी ह्यूमैनिटी खोकर सबसे बड़ी गलती की है। नाजी सोल्जर्स इंटीग्रा पर अटैक कर ही रहे होते हैं, तभी वहां पर एंडरसन आ जाता है और उन्हें मार डालता है। एंडरसन अपने दो साथी हेनकेल और यूमी के साथ आया होता है। हेनरिकल एंडरसन को याद दिलाता है कि फादर और एंड्रिको ने उन्हें इंटीग्रा की हेल्प न करने के लिए स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिए थे। यूमी उसे डांटती है क्योंकि वो इंटीग्रा की मदद कर रहा है जो मना किया गया था, लेकिन एंडरसन कहता है कि उसे भी जंग का मजा चाहिए और वो किसी और को अपना शिकार नहीं लेने देगा। फिर एंडरसन अपने सोल्जर्स के साथ नाजी आर्मी से लड़ने लगता है और सबको मोटिवेट करता है। वो लोग एक एक करके सभी नाजीज को मार डालते हैं जो इंटीग्रा का पीछा कर रहे थे। फिर सीन बदलती है और हम देखते हैं कि एंडरसन कभी एंड्रिको का टीचर था। एंड्रिको एंडरसन को कहता है कि उसे किसी की जरूरत नहीं है, ना दोस्तों की ना माँ बाप की, क्योंकि वो इतना महान बनेगा कि सब उसके नीचे होंगे। प्रेजेंट में एंड्रिको सो रहा होता है और कुछ लोग एंड्रिको को उठाने आते हैं और बताते हैं कि एंडरसन इंटीग्रा को यहाँ लेकर आया है। ये सुनकर एंड्रिको गुस्सा हो जाता है क्योंकि उन्हें ये सब करने से मना किया गया था। फिर वो देखता है कि पूरी लंदन की कैपिटल जल रही है, जो पहले ही किसी पनिशमेंट से कम नहीं है। एंड्रिको अपने लोगों से पूछता है कि यूएसए में क्या हो रहा है। उसे पता चलता है कि व्हाइट हाउस भी जल रहा है और प्रेसिडेंट भी अपने कैबिनेट मिनिस्टर के साथ मर चुके हैं। इससे वेटिकन की पोजीशन काफी स्ट्रांग हो चुकी है। एंड्रिको कहता है कि अगर और ज्यादा डैमेज होता है तो हमें एक्शन लेना ही होगा। तभी एक आदमी एंड्रिको से कहता है कि हम लोग कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं। एंड्रिको कहता है कि ये लोग इंग्लैंड पर हमला कर रहे हैं और इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, इससे हमारी पोजीशन स्ट्रांग होगी। ऊपर से एल्यूकार्ड भी यहाँ नहीं है, पर अगर एल्मेयर वेटिकन पर हमला करने का सोचता है तो हम उसे कुचल कर रख देंगे। हम देखते हैं कि एंड्रिको के पीछे एक बड़ी सेना खड़ी होती है। अलग अलग कंट्री ने अपनी अपनी फोर्सेस को एल्मेयर से लड़ने के लिए भेजा होता है, जिसकी कमांड एंड्रिको के हाथ में है। एंड्रिको अपनी नई रैंक की कसम खाकर कहता है कि उनका टारगेट ग्रेट ब्रिटेन है, इसीलिए अब हम सब पर कब्जा कर लेंगे। तभी एक आदमी एंड्रिको को इंटरप्ट करता है और बताता है कि एल्यूकार्ड वापस लंदन आ रहा है। ये सुनकर एंड्रिको घबरा जाता है और सभी से कहता है कि मैं वादा करता हूँ कि मैं हमारे दुश्मनों को हमेशा के लिए मिटा दूंगा। इसी के साथ वो जंग का आगाज भी करता है। अगली सीन में हम देखते हैं कि एल्यूकार्ड रिप बेन विंकल वाली शिप में इंग्लैंड लौटने की कोशिश करता है। सफर के दौरान जैसे जैसे वो करीब आता है उसे लोगों के मरने की खुशबू महसूस होती है, जो उसे पुराने दिनों की याद दिलाती है। दूसरी तरफ एल्मेयर जोरेन को ऑर्डर देता है कि वो शिप की इंजन चालू करे ताकि वो लोग जल्दी हेल्सिंक पहुंच सके। इंटीग्रा एंडरसन से कहती है कि वो ज्यादा देर तक यहाँ नहीं रह सकती क्योंकि उसे अपने हेडक्वार्टर्स जाना है, लेकिन हेनिकल उसे रोक देता है क्योंकि एंड्रिको ने उसे इंटीग्रा को वहीं रुकने का ऑर्डर दिया था।
ये सुनते ही इंटीग्रा उसकी बेइज्जती करती है और उसे सिगरेट जलाने को कहती है। ये देखकर यूमी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन हैनिकल उसे रोकता है। जब वो डिसाइड नहीं कर पाते कि क्या करें तो इंटीग्रा एंडरसन से उनका प्लान पूछती है और साथ ही में उसे अपने साथ हेल्सिंग हेडक्वार्टर चलने को कहती है। एंडरसन अपने ग्रुप को डांटता है और फिर इंटीग्रा का इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन एंडरसन के लोगों को ये पसंद नहीं आता। वो लोग एंडरसन के फैसले पर सवाल उठाते हैं, पर एंडरसन कहता है कि मुझे एंड्रिको के तरीके सही नहीं लग रहे हैं। आगे जोरिन मिसाइल्स को हेल्सिंग हेडक्वार्टर्स पर छोड़ता है, लेकिन मिसाइल्स अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। उसे समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, क्योंकि हेडक्वार्टर पर एक एंटी मिसाइल सिस्टम लगा है। फिर वो अपने लोगों से लाइट को हेडक्वार्टर पर फोकस करने के लिए कहता है, पर इससे उनकी लोकेशन रिवील हो सकती है। जोरिन अपने सोल्जर्स को कहती है कि अंधेरे में चलना बेकार है। जैसे ही लाइट्स हेडक्वार्टर पर पड़ती है, वो देखते हैं कि सीरस छत पर उनका इंतजार कर रही है। हम देखते हैं कि सीरस कैप्टन बर्नोटे के साथ लंदन की तबाही पे बात कर रही थी। कैप्टन कहता है कि मुझे कभी लंदन पसंद नहीं आया, लेकिन जब मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर गया और सिटी घूमी, तब मुझे पता लगा कि ये जगह अच्छे लोगों से भरी हुई है, इसीलिए मैं उन लोगों की मौत का बदला जरूर लूंगा। सीरस उसकी बात से सहमत होती है और अपने वेपन्स को रेडी करके नाजी शिप पर हमला कर देती है। नाजी सोल्जर्स जोरिन को कहते हैं कि उन्हें शिप छोड़ देनी चाहिए, लेकिन जोरिन कहती है कि अब देर हो चुकी है और उन्हें क्रैश लैंडिंग करनी पड़ेगी। सीरस जो छत पर थी, शिप को आते देखकर छत से नीचे उतरने से मना कर देती है, जबकि बेरनोट उसे चलने के लिए कहता है। पर सीरस के पास एक ग्रेनेड लॉन्चर था, जिससे वो नाजिस पर हमला कर देती है। सीरस के हमले के वजह से नाजिस का कंट्रोल टूट जाता है और शिप कहीं और लैंड करती है, जिससे हेडक्वार्टर बच जाता है। सब सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन सीरस और वेरनोट कहते हैं कि अभी काम खत्म नहीं हुआ है। सोल्जर्स देखते हैं कि नाजिस सोल्जर्स अभी भी जिंदा है। कैप्टन बर्नोट सीरस से कहता है कि अब तुम देखना हम कैसे लड़ते हैं। वहीं जोरिन को बताया जाता है कि केवल 42 नाजिस सोल्जर्स अटैक को सरवाइव कर पाए हैं और वो अटैक के लिए रेडी भी हैं। जोरिन कहती है कि ये नंबर हेल्सिंग हेडक्वार्टर को खत्म करने के लिए काफी है। जैसे ही अटैक शुरू होता है, बेरनोट अपने लोगों को वैम्पायर की स्पेशल एबिलिटीज के बारे में बताता है, लेकिन हम देखते हैं कि हेल्सिंग हेडक्वार्टर के चारों ओर पूरा ग्राउंड ट्रैप से भरा होता है। कई नाजी सोल्जर्स माइन से उड़ जाते हैं। सीरस विंडो से ये सब देख रही होती है। उसे बेरनोट के प्लान को देखकर काफी हैरानी होती है। इसके बाद बेरनोट थर्ड फ्लोर के सोल्जर्स को वैम्पायर पर ग्रेनेड्स फेंकने के लिए कहता है और दूसरे सोल्जर से कहता है कि हर एंगल से फायर करो ताकि वैम्पायर सर भी ना उठा सके। तभी एक सोल्जर बताता है कि नाजीस एक पहाड़ी के पीछे छुप गए हैं। इस पर बेरनोट कहता है कि जितनी दूरी रहेगी हमारे लिए उतना ही अच्छा रहेगा। कई सारे एक्सप्लोजन के बाद जोरिन एक स्पेल शुरू करती है, जिससे वो खुद को एक जायंट में बदल लेती है। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं। बेरनोट घबरा कर अपने सोल्जर से सिचुएशन की रिपोर्ट मांगता है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। तो वो खुद जाकर देखता है। जैसे ही वो गेट के पास आता है, वो देखता है कि एक जायंट मेंशन के सामने खड़ा हुआ है। तो जोरिन अपनी तलवार से बिल्डिंग डिस्ट्रॉय करती है, जिससे बहुत सारे लोगों की तुरंत मौत हो जाती है। सीरस ये सब कुछ देखकर शॉक में चली जाती है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि ये सब इल्यूजन हो सकता है। उसे एल्यूकार्ड की बातें याद आती हैं। वो अपनी वैम्पायर आई का इस्तेमाल करके इल्यूजन से बाहर आ जाती है और सबको जगाने की कोशिश करती है, लेकिन इसके बाद भी वो लोग होश में नहीं आते। तो सीरस गन उठाकर अपनी वैम्पायर स्किल्स का यूज करके जोरिन के चेहरे पर फायर करती है, जिससे सभी लोग इल्यूजन से बाहर आ जाते हैं। जोरिन कहती है कि अब देर हो गई है। इसी के साथ ज़ॉम्बीज़ हेल्सिंग हेडक्वार्टर में घुस जाते हैं और वहां लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। सीरस उन्हें रोकने के लिए आती है। बेरनोट जब सुनता है कि उनका डिफेंस टूट गया है, तो सभी को मेन गेट पर नाजी सोल्जर्स को रोकने का ऑर्डर देता है, लेकिन वो लोग फेल हो जाते हैं। बेरनेट अपने लोगों को रीग्रुप करने के लिए कहता है और सीरस से बोलता है कि अब हम ऑफेंसिव तरीके से लड़ेंगे। फिर सीरस और बेरनेट सभी को लड़ने के लिए मोटिवेट करते हैं। बेरनेट कहता है कि अगर सब कुछ खत्म हो गया है तो हमें अपनी जान देनी पड़ेगी। वो अपने सभी सोल्जर्स को याद दिलाता है कि वो सब पैसा कमाने के लिए सोल्जर्स बने थे। इससे सभी लोग मोटिवेट हो जाते हैं। सभी सोल्जर्स नाजी सोल्जर का सामना करने के लिए रेडी होते हैं, जबकि एल्मेर इतना सारा केओस देखकर खुश होता है और कहता है कि उसे और जंग चाहिए। वहीं जोरिन हंसती है और कहती है कि अब कोई भी नहीं बचेगा। वो इजीली सोल्जर्स को मारने लगती है। फिर हमें बेरनोट का थोड़ा पास्ट दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि बेरनोट जब छोटा था तो अपने दादा के सामने रो रहा होता है, क्योंकि सब उसे इसीलिए चढ़ाते थे कि उसका परिवार जंग से पैसे कमाता है और इसका पिता एक मर्डरर है। इस पर बेरनोट के दादा कहते हैं ये सब सच है, हमारी फैमिली कई जनरेशन से ये काम करती आ रही है। बेरनोट के पिता की मौत कोलंबिया में हुई थी। फिर बेरनोट पूछता है कि क्या दादा आपने भी कभी किसी को मारा है? दादा कहते हैं कि हाँ, बहुत लोगों को, पर सिर्फ पैसों के लिए। आगे वो ये भी कहते हैं कि जो लोग पैसों के अलावा दूसरे रीजन के लिए लड़ते हैं
उन्हें लगता है कि वो लोग इम्पोर्टेंट है, पर हो सकता है कि ये काम बिना किसी के मारे भी किया जा सकता है। बैटलफील्ड पे सबसे ज्यादा जरूरी रिवॉर्ड होता है, उसके सामने जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। इसीलिए स्कूल में जो लोग कहते हैं वो सच है, पर वो सब दुनिया के सबसे घटिया लोग हैं। बेरनोट रोता रहता है। इस पर दादा कहते हैं कि एक दिन तुम्हें ये सब समझ आ जाएगा। हम वापस प्रेजेंट में आते हैं। बेरनेट को अपने दादा की कही हुई बातें याद आती हैं। वो लोगों से कहता है कि सारा सामान ले आओ और हेडक्वार्टर को जंग के लिए तैयार करो। आगे सीन में हम देखते हैं कि कई सारे सोल्जर्स गेट के पास मरे हुए होते हैं। जो लोग जिंदा होते हैं वो लड़ने की कोशिश करते हैं, पर उनकी बुलेट्स ज़ॉम्बीज़ पर काम नहीं करती, इसीलिए वो भी मारे जाते हैं। अब जोरिन हेडक्वार्टर में घुस जाती है। सेक्टर बी के लोग बेरनेट को बताते हैं कि वो फंस गए हैं। बेरनेट उन्हें उनके एरिया में आने के लिए कहता है क्योंकि उन्हें कॉन्फ्रेंस रूम को कवर करना है, पर सोल्जर्स कहते हैं कि उनका आना इम्पॉसिबल है क्योंकि सब घायल हैं या मर चुके हैं। ये सुनकर वो अपने सोल्जर्स को टिके रहने के लिए कहता है और उन्हें आखिरी सलाम देता है। इस कम्युनिकेशन के बाद बेरनोट अपने साथ वाले लोगों को अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए कहता है। वहाँ पर एक सोल्जर उसे सेक्टर बी के लोगों के बारे में पूछता है। इस पर बेरनोट कहता है कि वो लोग खत्म हो चुके हैं। तभी एक सोल्जर चिल्लाता है कि अगर हम भी यहाँ रुके तो हम भी मारे जाएंगे। वो कहता है कि इंटीग्रा और एलिकार्ड ने हमें यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया है, पर बेरनोट कहता है कि तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो, तुम्हारा फर्ज केवल लड़ना है, चाहे यही हमारी कब्र क्यों न बन जाए। ऐसा बोलकर बेरनोट उसे कायर बुलाता है और कहता है कि चाहे पसंद हो या नहीं, लेकिन तुम्हें लड़ना होगा। ये सुनकर वो सोल्जर इस सिचुएशन को गालियां देने लगता है। दूसरी तरफ ज़ॉम्बीज़ हर तरफ से सोल्जर्स को मार रहे होते हैं। जोरिन तेजी से आगे बढ़ती है और कहती है कि वो सबको जला देगी। सेक्टर बी पहुंचकर वो एक सोल्जर को इल्यूजन में फंसा देती है। सोल्जर अपने घर में अपनी बेटी को देखता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि वो मर चुकी है। फिर भी वो अपनी बेटी को गले लगाने की कोशिश करता है। इसके बाद जोरिन उसे मार डालती है। एक नाजी सोल्जर का ग्रुप मरे हुए लोगों की बॉडीज खा रहा होता है। तभी सीरस वहां आ जाती है और सबको मार डालती है। सीरस सभी मरे हुए लोगों की बॉडीज देखती है और वादा करती है कि वो अपने सभी दुश्मनों को खत्म कर देगी। आगे हम देखते हैं कि दुश्मन बेरनोट के पास तक पहुंच जाते हैं। कुछ सोल्जर्स सरेंडर करने लगते हैं, लेकिन बेरनोट उन्हें डिफेंड करने का ऑर्डर देता है। तभी एक सोल्जर बताता है कि हमारी गोलियां खत्म हो चुकी हैं। बेरनोट फिर भी गिव अप नहीं करता। सोल्जर एक पुराने मिशन को याद करते हुए कहते हैं कि ये उगांडे वाले मिशन जैसा ही है, पर बेरनोट कहता है कि नहीं, इस बार रीइंफोर्समेंट जरूर आएगी। तभी एक मिसाइल बैरिकेड के पार से गुजरती है, जिससे बेरनोट काफी चुड़ल हो जाता है, लेकिन वो दिखावा करता है कि सब नॉर्मल है और अपने सोल्जर से डैमेज रिपोर्ट मांगता है। जब कोई जवाब नहीं देता तो वो खुद जाकर देखता है जहाँ पर उसके सोल्जर्स मर रहे होते हैं। जोरिन अपने लोगों को एक और मिसाइल लॉन्च करने का ऑर्डर देती है, पर उसके लोग उसे वार्न करते हैं कि बस एक ही मिसाइल बची है। लेकिन मिसाइल लॉन्च करने से पहले ही सीरस पीछे से आकर नाजी सोल्जर्स को मारने लगती है। जोरिन उसे देखते ही पहचान जाती है क्योंकि सीरस ने ही उसकी शिप को तबाह किया था, जो उसे गुस्सा दिला देता है और जोरिन एक नया इल्यूजन शुरू कर देता है। सीरस इस इल्यूजन से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन जितनी कोशिश करती है वो उतनी ही अंदर फंस जाती है। फिर जोरिन उसके दिमाग से खेलने लगती है और उसके बचपन की यादों को दिखाती है। जब सीरस छोटी थी तब हर कोई उसे उसकी मर्जी के खिलाफ रोकता था। जोरिन उसे याद दिलाता है कि कैसे उसके माँ बाप को एक क्रिमिनल ने रिवेंज के लिए मार दिया था। सीरस जब ये देखती है तो छुपने के बजाय वो एक अटैकर पर अटैक कर देती है, लेकिन दूसरा क्रिमिनल उसे पेट में गोली मार देता है। बेहोश होने से पहले सीरस देखती है कि क्रिमिनल उसकी माँ की लाश के साथ घिनौना काम कर रहा है। इस बेचैनी का फायदा उठाकर जोरिन सीरस का हाथ काट देता है। सीरस फिर भी उठने की कोशिश करती है, लेकिन जोरिन उसके चेहरे को तलवार से काट देती है। जब जोरिन उसकी जान लेने वाली होती है तभी बेरनोट आकर उसे बचा लेता है। बेरनोट के सोल्जर्स पीछे से जोरिन पर ढेर सारी गोलियां मार देते हैं। फिर वो एक स्मोक बॉम्ब छोड़ते हैं, जिसका फायदा उठाकर बेरनोट सीरस को वहां से ले जाने की कोशिश करता है। बेरनोट अपनी पूरी ताकत लगाकर सीरस को कंधे पर उठाता है। तभी एक नाजी सोल्जर उसके पीठ पर गोली मार देता है, पर बेरनोट रुकता नहीं है। सीरस कहती है कि तुम मुझे यहीं छोड़ दो क्योंकि अब देर हो चुकी है, लेकिन बेरनोट उसे चुप रहने के लिए कहता है। तभी पीछे से जोरिन आकर उसे तलवार से मार देती है और कहती है कि तुम्हारी इतनी मेहनत सब कुछ बेकार हो गई। सीरस कैप्टन को घायल देखकर परेशान हो जाती है। बेरनोट हंसता है और कहता है कि ये कितना बेकार लगता है कि मुझे तुम्हें बचाना पड़ रहा है जबकि तुम्हें मुझे बचाना चाहिए था। सीरस उसे सुनकर उसके करीब आ जाती है और बेरनोट उसे पकड़कर किस कर देता है। इस किस से वो खुश हो जाता है क्योंकि उसे फाइनली सीरस का किस मिल गया है। मरने से पहले वो सीरस को अपना खून पीने के लिए कहता है क्योंकि तभी सीरस जोरिन को हरा सकती थी, लेकिन सीरस उसे उठाकर जोर से गले लगा लेती है और उसकी मौत पर जोर जोर से रोती है। जोरिन चिल्लाकर कहती है कि एक कीड़े की मौत को ऐसा ही होना चाहिए था। हम देखते हैं कि काफी सारे नाजी सोल्जर्स आकर
सीरियस को घेर लेते हैं। अब जोरिन फिर से एक और इल्यूजन शुरू कर देती है। जब सीरियस सुनती है कि जोरिन ने बेरनोट को कीड़ा कहा है तो वो गुस्से से भर जाती है। तभी वो बेरनोट का खून पीती है और अपनी असली पावर को अनलॉक करती है। ये देखकर जोरिन उससे डर जाती है। अब सीरियस जोरिन के इल्यूजन को तोड़ देती है। इससे जोरिन घबरा जाती है। यहाँ तक कि सारे नाजी सोल्जर्स भी सीरियस को देखकर डर जाते हैं। जैसे ही सीरियस अटैक शुरू करती है, नाजी सोल्जर उस पर गोलियां चलने लगते हैं, लेकिन उसका कुछ असर नहीं होता। सीरियस सबको आसानी से हरा देती है। जोरिन देखती है कि सीरियस उसके करीब आ रही है। ये देखकर वो कहती है कि ये सब कुछ बहुत बुरा हो रहा है। सीरियस जोरिन का सर पकड़ लेती है। वो उसे हटाने की कोशिश करती है, लेकिन सीरियस उसका हाथ काट देती है। जोरिन बचे हुए हाथ से सीरियस को एक गहरे इल्यूजन में खींचने की कोशिश करती है, लेकिन वो देखती है कि सीरियस की स्पिरिट बेरनोट के साथ जुड़ चुकी है। सीरियस जोरिन के कंफ्यूजन का फायदा उठाकर उसे दीवारों से टकरा देती है और आखिर में उसे मार डालती है। प्रोफेसर जोरिन की डिफीट के बाद उसे डिसइंटीग्रेट कर देते हैं। लड़ाई खत्म होने के बाद सीरियस बेरनोट के पास जाती है और अपने सोल्जर्स को बताती है कि वो अब रिट्रीट करेगी। वो कहती है कि उसने बेरनोट से वादा किया था कि वो जोरिन को जरूर मारेगी और मैंने उसे मार भी दिया है। सोल्जर्स उसकी बात समझ जाते हैं और उसकी इज्जत करते हैं। सीरियस मुस्कुराती है और अपनी नई पावर के साथ उड़कर वहां से तेजी से निकल जाती है। सीन बदलता है और हम देखते हैं कि सिटी में लोगों को बादलों में एक बड़ा सा एंजल दिखाई देता है, जो कि हैरान करता है। फिर कई एंजल शहर के ऊपर दिखाई देते हैं, जिससे लोगों के दिल में उम्मीद भर जाती है कि शायद हमें बचाने के लिए एंजल्स आए हैं। तभी एनरिको की आवाज आती है। वो कहता है कि हमें मौत के देवी ने भेजा है और उसने तुम सभी को मौत की सजा सुनाई है। ये सुनकर सभी लोग और ज्यादा घबरा जाते हैं। दूसरी तरफ एल्मेयर और स्क्रॉन्डिंगर बात कर रहे होते हैं। तभी प्रोफेसर उन्हें इंटरप्ट करता है। एल्मेयर उससे पूछता है कि क्या अब हम अपने AK का यूज कर सकते हैं। इस पर प्रोफेसर हाँ कहता है, क्योंकि सर्जरी के बाद वो रेडी है। फिर हम देखते हैं कि एल्मेयर अपनी फर्स्ट बटालियन के पास जाता है और उन्हें एंटी-UV इक्विपमेंट पहनने के लिए कहता है। सोल्जर्स भी उसके ऑर्डर्स फॉलो करते हैं। दूसरी तरफ एनरिको की आर्मी पोजीशन ले लेती है और एनरिको उन्हें फायर करने का ऑर्डर देता है, जिसके बाद वेटिकन आर्मी नाजिस पर मिसाइल्स फायर करने लगती है। प्रोफेसर ये देखकर एल्मेयर को शिप के अंदर चलने के लिए कहता है, लेकिन एल्मेयर उसे इग्नोर करता है क्योंकि उसे ये वॉर देखकर मजा आ रहा है। ये देखकर प्रोफेसर हैरान हो जाता है। तभी एक एनिमी हेलीकॉप्टर उन पर अटैक करता है, लेकिन वॉल्टर उसे एक झटके में उड़ा डालता है। इस पर एल्मेयर उसका शुक्रिया अदा करता है और हंसते हुए कहता है कि ये सब पहले से तय था। चारों तरफ लोग बचकर भाग रहे होते हैं, जबकि एनरिको लंदन की तबाही देखकर खुश होता है और वेटिकन की पावर पर गर्व करता है। दूसरी तरफ इंटीग्रा वॉल्टर को एल्मेयर के साथ देखकर गुस्सा हो जाती है और वो समझ नहीं पाती कि आखिर वॉल्टर ने उन्हें धोखा क्यों दिया। एंडरसन उसे याद दिलाता है कि जंग में धोखा सिर्फ एक वक्त की बात होती है। उसे एनरिको का बिहेवियर पसंद नहीं आता क्योंकि वो पावर के नशे में पागल हो गया है। एंडरसन कहता है कि एनरिको सिर्फ भगवान का एक गुलाम है, लेकिन अब वो पावर का गलत यूज कर रहा है। तभी हेनरिकल अपने सीनियर का ऑर्डर सुनाता है, जिसमें उन्हें इंटीग्रा को पकड़ना होता है। सभी लोग इंटीग्रा पर गन्स पॉइंट करते हैं, लेकिन एंडरसन उन्हें मना करता है। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। वो फिर रिपीट करता है कि उसे ये ऑर्डर पसंद नहीं है। तभी वहां पर इंटीग्रा को बचाने के लिए सीरियस आती है। इंटीग्रा उससे पूछती है कि हेडक्वार्टर का क्या स्टेटस है। सीरियस कहती है कि उन पे एक बड़े ग्रुप ने अटैक किया था और सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया है, लेकिन उन्होंने एनिमी को मार दिया है और उसके बदले में बेरनोट मारा गया। इंटीग्रा पूछती है क्या तुमने उसका खून पिया था। इस पर सीरियस हाँ कहती है। ये सुनकर एंडरसन के सभी लोग अपनी गन्स को सीरियस पर पॉइंट करते हैं, लेकिन एंडरसन उन्हें रोक देता है। कहता है कि वो उसके लिए कोई मैच नहीं है। फिर वो सीरियस से पूछता है क्या तुम भी एलिक्वाइड की तरह एक वैम्पायर बन गई हो। तभी उन्हें एलिक्वाइड की प्रेजेंस फील होती है। यहाँ से सीन बदलता है। हम देखते हैं कि एलिक्वाइड की पूरी शिप बहुत ही घने हुए कोहरे से कवर होती है, जिससे कोई भी उसे देख नहीं पाता। एलिक्वाइड उस शिप से मुस्कुराता है और अपना हमला शुरू करता है। एलिक्वाइड एनरिको की फोर्सेस के बीच खड़ा हो जाता है। एंडरसन और नाजी फोर्सेस का कैप्टन भी वहां पहुंच जाता है। ये देखकर एल्मेयर दोनों फोर्सेस को एनालाइज करने लगता है। एलिक्वाइड एंटीग्रा से सबको खत्म करने के लिए ऑर्डर्स मांगता है। इस पर एंटीग्रा उसे किसी को भी जिंदा न छोड़ने के लिए कहती है। एलिक्वाइड ये सुनकर ऑर्डर्स को एक्सेप्ट करता है और अपनी फुल पावर को अनलीज करता है। ये देखकर सभी लोग चिंता में पड़ जाते हैं। एंडरसन और नाजिस आर्मी का कैप्टन दोनों उस पर फुल पावर से अटैक करते हैं। सब जानते हैं कि वो एलिक्वाइड को नहीं हरा सकते। सब जानते हैं कि अगर वो एलिक्वाइड को नहीं रोकते हैं
तो सब बर्बाद हो जाएगा। सब गोलियां चला रहे होते हैं, लेकिन एलुकार्ड अपना पावर रिलीज करता है। गोली चलते चलते एलुकार्ड अपने क्रिएचर्स को समन करता है और आर्मीज पर सीधा अटैक करता है। फिर वो धीरे धीरे अपनी अनडेड आर्मी के साथ बैटलफील्ड पर फैल जाता है। एनरिको ये देखकर घबरा जाता है, उसे यकीन नहीं होता कि ये सब कैसे पॉसिबल है। इंटीग्रा सीरियस से कहती है कि इन सभी सोल्स से मिलकर एलुकार्ड बना है। वो बताती है कि सभी सोल्स ब्लड से जुड़ी हुई है, किसी का खून पीना मतलब उसकी जिंदगी छीन लेना। एंडरसन को एलुकार्ड की आर्मी में कुछ अपने पुराने सोल्जर्स भी दिखाई देते हैं, जिसे देखकर एंडरसन समझ जाता है कि इन्हीं सोल्स की वजह से एलुकार्ड कभी नहीं मरता। हम देखते हैं कि एलुकार्ड की आर्मी को देखकर एनरिको की फटी पड़ी होती है। एलुकार्ड की आर्मी एक एक करके सभी को खत्म कर रही होती है। जब एलुकार्ड अपनी पूरी आर्मी रिलीज कर देता है तो हमें पता चलता है कि एलुकार्ड असल में ड्रैकुला है, जो इतनी सारी सोल्स के पीछे छुपा हुआ था। एलुकार्ड अपनी आर्मी को अटैक का ऑर्डर देता है। एनरिको की फोर्सेस डिफेंसिव पोजीशन लेती हैं। वहीं एलमेयर और उसके लोग एलुकार्ड की आर्मी को देखकर डर जाते हैं। वेटिकन आर्मी एलुकार्ड पर हमला करती है, लेकिन एलुकार्ड की आर्मी उन्हें इजीली खा जाती है, यहाँ तक कि उनके हेलीकॉप्टर्स तक गिर जाते हैं। एलुकार्ड की आर्मी में रिप वैन विंकल और अलहामरा टोवाल्केन जैसे लोग होते हैं, जिन्हें एलुकार्ड ने पहले मारा था। अब उनकी सोल से एलुकार्ड के आर्मी का हिस्सा है। एनरिको अपने हेलीकॉप्टर से ये सब देखकर हैरान होता है। उसके लोग उससे रिट्रीट करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन पावर का नशे में एनरिको इनकार कर देता है। तभी एनरिको का हेलीकॉप्टर भी गिर जाता है और वो एलुकार्ड की आर्मी के सामने आ जाता है। पहले तो वो डरता है, लेकिन फिर रियलाइज करता है कि उसके आसपास रीइंफोर्स्ड ग्लास है, जिसमें वो सेफ है। लेकिन एंडरसन उस पर एक चाकू फेंक कर मारता है, जिससे उस ग्लास में छेद हो जाता है। एंडरसन उसे याद दिलाता है कि हम भगवान के गुलाम हैं, हम खुद के सपने पूरे करने नहीं आए हैं। देखते ही देखते एलुकार्ड की आर्मी एनरिको को मार देती है। एंडरसन दूर से ही अपने दोस्त की चीखें सुनता है। एंडरसन तब लोगों के बीच से गुजरता है और एनरिको के पास जाकर कहता है, तुम पावर के नशे में पागल हो गए थे। अब एंडरसन वेटिकन फोर्सेस को विड्रॉ करने का ऑर्डर देता है और कहता है कि ये हमारी मौत की जगह नहीं है, हमें वेटिकन को प्रोटेक्ट करना होगा। वो वादा करता है कि वो एलुकार्ड को हरा देगा। यूमी और हेनिकल उसे रोकने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है एलुकार्ड को हराने का। लेकिन एंडरसन कहता है कि एलुकार्ड ने अपनी सारी सोल्स को रिलीज कर दिया है, वो अब सिर्फ एक सिंपल वैम्पायर है। शायद ये सब पहले से ही एलमेयर ने प्लान किया हुआ था, पर एक आदमी को मारने के लिए इतने सारे लोगों की कुर्बानी देना बेवकूफी है। इसके बाद वो अपने सभी आदमियों को वहाँ से जाने के लिए कहता है। अगली सीन में हम देखते हैं कि इंटीग्रा एलुकार्ड का स्वागत करती है। सोल्स को रिलीज करने के बाद एलुकार्ड का रियल लाइफ फेस सामने आता है। सीरियस उससे बात करने की कोशिश करती है, पर सिर्फ उसकी नजर से ही डर जाती है। लेकिन एलुकार्ड उसे प्यार से शाबाशी देता है। तभी एंडरसन वहां आता है और एलुकार्ड पर अटैक करने के लिए तैयार होता है, पर एलुकार्ड उसे रोक लेता है। फिर दोनों के बीच एक खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें दोनों एक दूसरे को खत्म करने के लिए सब कुछ दांव पर डाल देते हैं। फाइट के दौरान एलुकार्ड खुश होता है कि कोई डायरेक्टली उसे मारने की कोशिश कर रहा है, जैसे 500 साल पहले हुआ था। ये सुनकर एंडरसन वादा करता है कि इस बार वो उसे जरूर मार देगा और फिर हमला करता है। लेकिन एलुकार्ड वॉल्डर की बनाई हुई पिस्टल से अपना बचाव करता है और लगातार एंडरसन पर हमला करता है। एलुकार्ड के पास बचने के काफी कम चांसेस होते हैं। एंडरसन कहता है कि अगर मेरे बचने के चांसेस 0 भी हो तो भी मैं तुम्हें खत्म कर सकता हूँ। दूसरी तरफ एलमेयर अपनी शिप से सब कुछ देख रहा होता है और खुश होता है कि सब कुछ तबाह हो रहा है। एलुकार्ड और एंडरसन की फाइट चालू रहती है। एंडरसन का शरीर पूरा चुड़ैल हो जाता है, लेकिन वो बार बार फिर से एलुकार्ड को चैलेंज करता है। एलुकार्ड उसकी हिम्मत की तारीफ करता है और उस पर अपनी सोल से हमला करता है, लेकिन एंडरसन उन सब को चीरते हुए एलुकार्ड के सामने पहुंच जाता है। एंडरसन कुछ और कर पाता उससे पहले ही एलुकार्ड की और द सोल्स उसे रोक लेती हैं। जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, तभी एंडरसन के लोग वापस आ जाते हैं और उसकी मदद करते हैं। एंडरसन पहले उनके फैसले पर नाराज होता है, लेकिन जब उनकी बातें सुनता है तो मान जाता है। दूसरी तरफ एलमेयर अपने प्लान के सफल होने पर खुश होता है और कहता है कि अब सब एक जैसे बन गए हैं, सबके सब लोग नरक जाएंगे। इस लड़ाई में वेटिकन के कई सारे लोगों की जान चली जाती है और उनकी वजह से एंडरसन अब एलुकार्ड से डायरेक्ट लड़ पाता है। इस बात के लिए एलुकार्ड एंडरसन को बधाई देता है। एंडरसन एक मैजिकल वेपन दिखाता है, जिसे देखकर एलुकार्ड चौंक जाता है। एंडरसन उसे एलिनास नीडल बोलता है और इससे पहले कि एंडरसन अटैक करे, एलुकार्ड उससे पूछता है कि क्या तुम इसका यूज करके गॉड का मॉन्स्टर बनना चाहते हो। एलुकार्ड कहता है कि अगर ऐसा होता है तो एक डिवाइन गेम होगा जो यहीं खत्म हो जाएगा। एक लड़ाई ऐसे दो मॉन्स्टर के बीच जिसमें एक मॉन्स्टर जो गॉड को मानता है और एक जो नहीं मानता।
एलुकार्ड उसे वार्न करता है कि अगर वो मॉन्स्टर बन गया तो इसका मतलब होगा कि वो इतना कमजोर था कि इंसान बनकर नहीं जीत पाया। लेकिन एंडरसन एलुकार्ड की किसी भी बात पर ध्यान नहीं देता। वो बिना किसी कॉन्सिक्वेंसेस की चिंता किए अलीना की नीडल का यूज खुद पर करता है। इस पर एलुकार्ड गुस्सा हो जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करे एंडरसन अपनी नई पावर्स दिखाता है और उसका सर काट देता है। एंडरसन को देखकर यूमी और हेनिकल समझ नहीं पाते कि एंडरसन क्या बन गया है और डर जाते हैं। इसके बाद एंडरसन और एलुकार्ड दोनों मॉन्स्टर एक दूसरे को मारने लगते हैं। फाइट के दौरान एंडरसन एलुकार्ड के चेहरे में तलवार घुसा देता है और फिर सेक्रेट थॉर्न का यूज करके उसे ट्रैप कर लेता है, जिससे उसकी पावर्स चली जाती हैं। दूसरी तरफ नाजी शिप्स गिरने लगती हैं। ये देखकर सब चिंतित हो जाते हैं क्योंकि उनका ग्राउंड कनेक्शन भी टूट गया है। जब उन्हें एलमेर से ऑर्डर चाहिए होते हैं तो वो कहते हैं कि चिल्लाना बंद करो, तुम मुझे परेशान कर रहे हो, एकदम शांत रहो। कुछ शिप्स या सोल्जर्स का मरना कोई बड़ी बात नहीं है। एलमेर अपने कैप्टन को बची हुई गोलियों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कहता है, पर जब कैप्टन कहता है कि गोलियां बहुत ही कम है तो एलमेर कहता है कि हमारे सोल्जर्स को कुछ ऐसा दे दो जिससे वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को मार सके। वो सभी को बिना रुके बस मारने के लिए कहता है, लेकिन कैप्टन एलमेर को रोक देता है और कहता है कि हम नाजी नहीं हैं बल्कि जर्मन नावल फोर्स हैं और मैं सिर्फ इसीलिए अपने लोगों को नहीं भेजूंगा कि वो केवल दूसरों को मारे। एलमेर को ये सुनकर हैरानी होती है क्योंकि कैप्टन ने इतनी तबाही देख ली है, पर वो अभी भी असली बैटल को नहीं समझ पाया होता है। अब एलमेर उस पर गोली चला देता है पर वो चूक जाता है। इसके बाद एलमेर के सभी सोल्जर्स आकर उसे घेर लेते हैं। दूसरी तरफ एलुकार्ड मरने के करीब होता है और वो अपने बचपन के रूप में खुद को देखता है। हम देखते हैं कि बचपन में एलुकार्ड वेटिकन के सोल्जर्स का सर्वेंट था, लेकिन एक दिन उस पर सेक्सुअल अब्यूज होता है। फिर भी वो भगवान पर विश्वास रखता है। उसके बाद वो गॉड के लिए वेटिकन्स के साथ मिलकर कई सारे बैटल्स लड़ता है। उसे लगता था कि अगर वो गॉड के लिए काम करेगा तो उसके साथ हमेशा अच्छा होगा, लेकिन इतनी सारी लड़ाई करने के बाद भी उसके साथ हमेशा बुरा हुआ। एक दिन एक लड़ाई में एलुकार्ड एक आदमी को मारकर उसका खून पी लेता है, जिसके बाद से वो खुद मॉन्स्टर बन जाता है। प्रेजेंट में एलुकार्ड को सीरियस की आवाज सुनाई देती है, लेकिन एंडरसन सीरियस पर भी अटैक करता है। सीरियस उसे बचाने के लिए बीच में आती है और एंडरसन अपनी नई पावर से उसे भी पकड़ लेता है। सीरियस फिर भी एलुकार्ड को बचाने की कोशिश करती है और उसे लड़ने का हौसला देती है। उसकी चीख सुनकर एलुकार्ड कहता है कि उसे सब कुछ सुनाई दे रहा है और फिर वो एंडरसन से छूटने की कोशिश करता है। एलुकार्ड कहता है कि अगर एंडरसन अभी मुझे मार देता है तो मैं खुश होता, लेकिन अब मुझे मारने का कोई मतलब नहीं है। फिर एलुकार्ड एंडरसन की तलवार तोड़ देता है और उस पर अटैक करता है। इंटीग्रा उसे देखती है और अपने पिता की बातें याद करती है और सोचती है कि शायद ये मॉन्स्टर ही खुद की इमॉर्टलिटी का फैसला करता है, लेकिन ये मॉन्स्टर भी चाहते हैं कि कोई उन्हें समझे आखिर वो ऐसे क्यों है। अब एलुकार्ड एंडरसन के दिल तक पहुंच जाता है और उसे खींचकर बाहर निकाल देता है, जिससे एंडरसन मरने लगता है। एलुकार्ड कहता है कि एंडरसन की कहानी भी उसके जैसे ही बेचारी है, लेकिन एंडरसन हंसता है और कहता है कि तुम ये रोना बंद कर दो, मैं एक आखिरी बार तुम्हारी घमंड भरी हंसी सुनना चाहता हूँ। एंडरसन मरने से पहले पूछता है कि आखिर कब तक तुम इस दुख भरी जिंदगी में जीते रहोगे। इस पर एलुकार्ड कहता है कि जब तक मेरे पुराने पाप मेरे भविष्य को खा नहीं जाते तब तक मैं ऐसे ही जीता रहूंगा। इसके बाद एलुकार्ड उसे आखिरी सलाम देता है और कहता है कि हम आफ्टर लाइफ में फिर से मिलेंगे। इंटीग्रा भी एंडरसन के लिए रिस्पेक्ट दिखाती है। एंडरसन जाते जाते सबको कहता है कि उसके लिए रोने की जरूरत नहीं है। तभी वहां पर वॉल्टर आ जाता है और आसपास की सभी बिल्डिंग्स को तबाह कर देता है, जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। इंटीग्रा उसे देखकर पूछती है कि क्या वो अभी भी पुराना वॉल्टर है। वॉल्टर एंडरसन की बची हुई बॉडी को मारता है और कहता है कि ऐसे लोगों के लिए रोना बेकार है। सीरियस वॉल्टर से पूछती है कि एलमेर ने तुम्हारे साथ क्या किया। तब वॉल्टर बताता है कि उन्होंने उसे वैम्पायर में बदल दिया है और ब्रेन वॉश भी किया है ताकि वो अपने ही लोगों के खिलाफ लड़ ले। वॉल्टर कहता है कि यहाँ मैं अपनी इच्छा से आया हूँ, मैं यहाँ पर सब कुछ तबाह कर दूंगा। इंटीग्रा गुस्से में उससे जवाब मांगती है, पर वॉल्टर कहता है कि तुम्हें मेरा नाम लेने का कोई हक नहीं है। ये देखकर एंडरसन के साथी यूमी उस पर अटैक करती है, लेकिन वॉल्टर पलक झपकते ही उसे मार देता है। ये देखकर हेनरिकल को गुस्सा आ जाता है, लेकिन उसके कुछ करने से पहले ही वो भी मार दिया जाता है। नेक्स्ट सीन में हेल्सिंग बोर्ड का एक और मेंबर मिस्टर आइलैंड एक मिलिट्री पोस्ट पर आता है और इंग्लैंड के हालत के बारे में बताता है। वहाँ पर एक कमांडर उसे बताता है कि अब माफी का ऑप्शन नहीं है, हम सब नाजिस को बॉम्ब से उड़ा देंगे, लेकिन उसके बाद भी आधा दिन वैम्पायर और बाकी सोल्जर्स को मारने में लगेगा। ये सुनकर मिस्टर आइलैंड परेशान हो जाते हैं। कमांडर कहता है कि हमारे लोग अभी लंदन को बचाने के लिए लड़ रहे हैं,
इसीलिए क्वीन अभी सबको बॉम्ब से उड़ाने का ऑर्डर नहीं देगी। इससे मिस्टर आइलैंड समझ जाता है कि इंटीग्रा अभी भी लड़ रही है, पर कमांडर कहते हैं कि शायद किसी ने हमें बिट्रे किया है। इस पर मिस्टर आइलैंड कहते हैं कि पेनवुड कभी भी ऐसा नहीं करेगा। लेकिन फिर मिस्टर आइलैंड याद करता है कि जब इंटीग्रा के फादर आर्थर हेल्सिंकी की डेथ हुई थी, उसके बाद उसके भाई रिचर्ड ने इंटीग्रा को मारने की कोशिश की थी, पर हमने उसके लिए वॉल्टर को इंटीग्रा की देखरेख के लिए जिम्मेदारी दे दी थी। लेकिन जब रिचर्ड ने इंटीग्रा को मारने की कोशिश की थी तब वॉल्टर वहां नहीं था। बैटल में हम देखते हैं कि एक नाजी कैप्टन ने हेनरिकल को पूरी तरह से नहीं मारा था, बल्कि उसके सिर्फ चेहरे पर गोली जलाई थी ताकि वो बीच में इंटरफेयर ना करे। लेकिन हेनरिकल को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि नाजी कैप्टन ने उसे मारने के लायक भी नहीं समझा। जब उसके साथी उसके पास आते हैं तो वो उन्हें यूमी का ध्यान रखने के लिए कहता है, पर वो बताते हैं कि यूमी मर चुकी है। ये सुनकर हेनरिकल और ज्यादा दुखी हो जाता है और गुस्से में आ जाता है और अपने फेस को बैंडेज से कवर करने लगता है ताकि वो वॉल्टर से बदला ले सके। अब वॉल्टर एलुकार्ड को लड़ने के लिए कहता है, लेकिन एलुकार्ड हंसता है और कहता है कि मैं कभी आसान रास्ता नहीं चुनता, मुझे ये पसंद नहीं है कि तुम अब खुद एक मॉन्स्टर बन गए हो। पर वॉल्टर कहता है कि मैं ये सब एंजल ऑफ डेथ बनने के लिए कर रहा हूँ। एलुकार्ड कहता है कि अब हम दोनों सिर्फ कुत्ते हैं और कुत्तों का काम आपस में लड़ना नहीं बल्कि दूसरों को ऑर्डर मारना है। फिर एलुकार्ड इंटीग्रा से कहता है कि अगर तुम मुझे वॉल्टर को मारने का ऑर्डर दोगी तभी मैं वॉल्टर को लड़ूंगा। इंटीग्रा सिगरेट जलाती है और एलुकार्ड को वही पुराना ऑर्डर देती है, सर्च एंड डिस्ट्रॉय, जो भी हेल्सिंग के रास्ते में आए उसे मिटा दो। ये सब देखकर एलमेर काफी खुश होता है, जबकि इंटीग्रा वॉल्टर को मारने का डिसाइड कर चुकी होती है। एलुकार्ड भी इंटीग्रा का ऑर्डर एक्सेप्ट करता है, जिससे वॉल्टर खुश हो जाता है। इंटीग्रा थोड़ा एम्बेरेस्ड और गुस्से में कहती है कि उससे फर्क नहीं पड़ता ये सब कैसे हुआ, लेकिन अब तुम हेल्सिंग और ग्रेट ब्रिटेन के दुश्मन बन गए हो, इसीलिए तुम्हें खत्म करना जरूरी है। ये देखकर एलमेर इंटीग्रा की तारीफ करता है कि तुम अब काफी स्ट्रांग बन गई हो। इसके बाद एलमेर अपने शिप को बैटलफील्ड पर लैंड करने का ऑर्डर देता है ताकि इंटीग्रा उसमें चढ़ सके। एलुकार्ड ये देखकर इंटीग्रा से एलमेर को मारने के लिए कहता है ताकि सब कुछ खत्म हो जाए। वो सीरियस को भी इंटीग्रा के साथ जाने के लिए कहता है, जिससे दोनों मिलकर 55 साल पुरानी ये लड़ाई खत्म कर सके। सीरियस को पता होता है कि वॉल्टर बदल गया है, लेकिन जाने से पहले वो उसका शुक्रिया अदा करती है क्योंकि वॉल्टर ने सीरियस की काफी केयर की थी। ये सुनकर वॉल्टर हैरान होकर मुस्कुराता है और कहता है कि उसके लिए एक सम्मान की बात है। फिर इंटीग्रा एनिमी शिप में चढ़ जाती है जहां स्क्रोडिंगर उसका स्वागत करता है, लेकिन इंटीग्रा तुरंत उसके सर में गोली मार देती है। उसके बाद वॉल्टर और एलुकार्ड अपनी फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। दोनों अपनी स्किल और पावर दिखाते हैं और एक दूसरे को बार बार जख्मी करते हैं। एलुकार्ड अपना ब्लैक डॉग समन करता है जो वॉल्टर अच्छे से जानता था, इसीलिए वो उसे आसानी से हरा देता है। वॉल्टर एलुकार्ड की गन को भी मैनिपुलेट करता है जो उसने एलुकार्ड के लिए एंडरसन से लड़ने के लिए बनाई थी। इससे एलुकार्ड के चेहरे के पास चोट लग जाती है। हम देखते हैं कि एलुकार्ड के डॉग के मरने के बाद उसमें से ल्यूक वैलेंटाइन जिंदा बाहर निकलता है। ये उन्हीं दो भाइयों में से एक था जिन्होंने पहले हेडक्वार्टर पर हमला किया था। ये देखकर एलुकार्ड काफी हैरान रह जाता है। वॉल्टर अपनी स्ट्रिंग से उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है ताकि वो उसे एक टूल के रूप में यूज कर सके, लेकिन वॉल्टर महसूस करता है कि उसकी खुद की बॉडी इतना प्रेशर नहीं ला पा रही है, इसीलिए वो टेंशन में आ जाता है। अब वो ल्यूक का यूज करके एलुकार्ड पर दोबारा अटैक करता है। एलुकार्ड ल्यूक को देखकर मजाक उड़ाता है कि तुम मेरे डॉग के लिए भी काफी नहीं थे। फिर एलुकार्ड गन उठाता है ताकि वो वॉल्टर की स्ट्रिंग को तोड़ सके जो ल्यूक को कंट्रोल कर रही है। वॉल्टर अंदर से ब्लीड करने लगता है, लेकिन वो खुद को संभालते हुए फिर से लड़ाई के लिए रेडी हो जाता है। वो ल्यूक का यूज करके एलुकार्ड पर गोलियां चलवाता है और एलुकार्ड भी जानबूझकर सारी गोलियां खा लेता है ताकि वो ल्यूक को खत्म कर सके। तभी वॉल्टर आकर उसे अपनी स्ट्रिंग में बांध लेता है, जिससे एलुकार्ड काफी वीक हो जाता है। इसके बाद वॉल्टर एलुकार्ड के हार्ट को चीर देता है। वॉल्टर को लगता है कि सब खत्म हो गया है, लेकिन हम देखते हैं कि एलुकार्ड एक नए रूप में उसके पीछे खड़ा हुआ है। ये देखकर वॉल्टर काफी शॉक हो जाता है। एलुकार्ड उसे पंच करता है और उसे दोबारा लड़ने के लिए कहता है। वॉल्टर काफी पेन में होता है और लगातार रीजनरेट करने की वजह से वो धीरे धीरे एक बच्चे में बदलने लगता है। एलुकार्ड उसे देखकर हंसने लग जाता है और कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुमने वैम्पायर बनने का क्यों डिसाइड किया है, पर तुम अभी भी वही गलती कर रहे हो जो लोगों ने 500 साल पहले की थी। एलुकार्ड उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि तुम अभी भी 60 साल के बूढ़े ही हो जो मेरा सामना नहीं कर सकता है। हम देखते हैं कि एलमेर की शिप चारों तरफ से एक्सप्लोड हो रही होती है, जिससे वॉल्टर चौंक जाता है।
एलुकार्ड कहता है कि शायद इंटीग्रा और सीरस सब कुछ खत्म होने का मजा ले रहे हैं। एलुकार्ड वॉल्टर को फिर से लड़ने के लिए कहता है क्योंकि अब हेल्सिंग नाजिस पर भारी पड़ रहे होते हैं। इंटीग्रा बिना डरे शिप में आगे बढ़ती है और सीरस उसकी हेल्प करती है। वो देखती है कि सभी ज़ॉम्बीज मरने के लिए तरस रहे हैं। सीरस कहती है कि अगर मरना था तो खुद को फांसी लगा लेते। तभी एल्मेयर लाउड स्पीकर से कहता है कि वो सभी बिना किसी कारण मरना नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि कोई बड़ा रीजन हो जिसके लिए वो अपनी जान की कुर्बानी दे दें। तभी एक नाजी कैप्टन इंटीग्रा और सीरस के सामने खड़ा हो जाता है। उसे देखकर सीरस इंटीग्रा को आगे बढ़ने के लिए कहती है। इस पर इंटीग्रा वादा करती है कि वो एल्मेयर को जरूर खत्म कर देगी। हम देखते हैं कि नाजी कैप्टन खुद इंटीग्रा को एल्मेयर की लोकेशन बता देता है, जिसके लिए वो शुक्रिया अदा करती है। जैसे ही इंटीग्रा वहां से जाती है, सीरस और नाजी कैप्टन के बीच फाइट शुरू हो जाती है। फाइट में दोनों लोग अलग अलग वेपन का यूज करते हैं, पर कैप्टन कमजोर पड़ जाता है। ये देखकर कैप्टन अपने असली रूप में आ जाता है, जो कि एक वेयर वॉल्फ होता है। शिप के बाहर एलुकार्ड वॉल्टर से कहता है कि तुमने हारने वाली साइड चुनी है, ट्रेटर होने के नाते तुम्हें बिल्कुल भी माफी नहीं मिलेगी। एलुकार्ड सारे मरे हुए सोल्जर्स का ब्लड कलेक्ट करता है क्योंकि उसे भूख लगी होती है। दूसरी तरफ एल्मेयर को बताया जाता है कि सब कुछ उसके प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है। वो खुश होता है और कहता है कि मैं एलुकार्ड को केवल एक वैम्पायर या ह्यूमन नहीं समझता, बल्कि एलुकार्ड एक मौत का दानव है जो लगातार लोगों को मारता रहता है। इसीलिए मैं एलुकार्ड को खत्म करने के लिए पिछले 50 साल से प्लान बना रहा था। एल्मेयर कन्फेस करता है कि मैं भी वैम्पायर बनना चाहता था क्योंकि मुझे भी अमर बनना था। जब एक दिन किसी ने मुझे गोली मार दी थी और मैं मरने ही वाला था, मैंने देखा कि मेरा बहता हुआ खून मेरी जान लेकर जा रहा है। उसी दिन से मैं एलुकार्ड से नफरत करने लगा था। मैंने ये पूरी लड़ाई 50 साल से सिर्फ इसी मूवमेंट के लिए प्लान की थी, जब एलुकार्ड सारी सोल्स को रिलीज कर देगा और वो बस अकेला होगा। लेकिन अगर एलुकार्ड फिर से ब्लड पी लेता है तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। हमने इतने सारे लोगों की कुर्बानी दी है, वो बेकार हो जाएगी। पर अगर उस ब्लड में जहर मिला दिया जाए तो हम एलुकार्ड को रोक सकते हैं। इसके बाद हम सीरस को नाजी कैप्टन के साथ फाइट करते हुए देखते हैं। नाजी कैप्टन बेयर वॉल्फ बन चुका होता है और सीरस को उससे लड़ने में काफी परेशानी हो रही होती है। सीरस हार मानने लगती है, लेकिन उसे बेरनॉट की याद आ जाती है जो उसे हार ना मानने से मना कर देता है। इससे सीरस मोटिवेट होती है और फिर से नाजी कैप्टन पर अटैक करती है, पर कैप्टन उसका मजाक उड़ाता है। फाइट के दौरान हम देखते हैं कि इसी शिप में नाजीज ने 50 साल से चुराया हुआ गोल्ड और पैसा रखा है। यह देखकर सीरस के अंदर वाला बेरनॉट सीरस से कहता है कि ये आर्मी नहीं, चोर है। कैप्टन सीरस पर एक सिल्वर का टुकड़ा फेंक कर मारता है। बेरनॉट सीरस से कहता है कि शायद ये यही चाहता है कि हम ये सिल्वर का टुकड़ा उस पर इस्तेमाल करें क्योंकि वो मरना चाहता है। अब कैप्टन दोबारा अटैक करता है, पर इस बार बेरनॉट सीरस को इस अटैक को डॉज करने से मना कर देता है। इस तरह जब कैप्टन अटैक करता है तो सीरस अपनी वैम्पायर पावर्स यूज करके उसे पकड़ लेती है और फाइनली उसे मार देती है। अब सीन इंटीग्रा पर शिफ्ट होता है जो एल्मेयर के पास पहुंचती है। एल्मेयर उसका स्वागत करता है, लेकिन इंटीग्रा सीधा उस पर फायर करती है। हम देखते हैं कि एल्मेयर एक प्रोटेक्टेड शील्ड के अंदर बैठा होता है। इंटीग्रा अपनी शॉर्ट से उसे तोड़ने की कोशिश भी करती है, पर उसकी शॉर्ट भी काम नहीं आती। एल्मेयर उससे कहता है कि ये शो सिर्फ एक रात का है और मैं चाहता हूँ कि तुम ये सबसे अच्छी सीट से देखो। वो दिखाता है कि एलुकार्ड मरे हुए लोगों के ब्लड पी रहा है और कहता है कि 1898 के बाद आज दोबारा एलुकार्ड गायब हो जाएगा। ये सुनकर इंटीग्रा पूछती है कि इसका मतलब क्या है। हम देखते हैं कि स्क्रोडिंगर अपना सर काट लेता है और उस ब्लड में मिल जाता है जो एलुकार्ड पी रहा है। दूसरी तरफ एलुकार्ड वॉल्टर से कहता है कि फाइट अभी खत्म नहीं हुई है। वॉल्टर भी यही मानता है और एल्मेयर से अपना प्लान रोकने के लिए कहता है। वॉल्टर एलुकार्ड पर फुल स्पीड से अटैक करता है, लेकिन एलुकार्ड जानबूझकर उसे डॉज नहीं करता। एल्मेयर कहता है कि अब वॉल्टर लेट हो गया है, मैंने पहले ही उसे एलुकार्ड को मारने के लिए 2 मौके दिए थे। एलुकार्ड भी वॉल्टर से कहता है कि तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, तुम्हें मुझे मारने के लिए 1 मिलियन अटेम्प्ट्स और लगेंगे। फिर हमें दिखाया जाता है कि एलुकार्ड ने कई बार ऐसे ही मूवमेंट्स देखे हैं जहां वो मरने वाला होता है, लेकिन वो कभी मरता ही नहीं है। लेकिन इस बार उसे सनराइज देखकर पुराने दिनों की याद आ जाती है। वो सोचता है कि हर बार जब वो मरने के करीब होता है और रोशनी को देखता है तो उसे ये रोशनी कितनी खूबसूरत लगती है। धीरे धीरे एलुकार्ड का फॉर्म बदलने लगता है और उसकी सारी सोल्स गायब होने लगती हैं। इंटीग्रा एल्मेयर से पूछती है कि उसने क्या किया। तब वो कहता है कि एलुकार्ड ने स्क्रोडिंगर की सोल को भी अब्सॉर्ब कर लिया है। स्क्रोडिंगर की सोल बहुत ही ज्यादा अनसर्टेन है, जिस वजह से एलुकार्ड ने खुद की विल को खो दिया है। अब वो हर जगह है
और कहीं भी नहीं है। इसीलिए अब एलुकार्ड ना जिंदा है ना मरा हुआ है, सिर्फ अब एक इमेजिनरी बनकर रह गया है। इंटीग्रा ये देखकर एलुकार्ड को जिंदा रहने के लिए कहती है और अपनी आंखें बंद करने को मना कर देती है, लेकिन एलुकार्ड उसे गुड बाय कहता है। ये देखकर इंटीग्रा गुस्से में आ जाती है। तभी एल्मेर का शिप एक्सप्लोड होने लगता है। एल्मेर कहता है कि तुमने एलुकार्ड को सब कुछ दिया था और मैंने उससे सब कुछ छीन लिया है, ये मेरी पहली जीत है। तभी वहाँ पर सीरियस आ जाती है और एल्मेर से कहती है कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, हम दोनों तुम्हें खत्म कर देंगे। दूसरी तरफ वॉल्टर बहुत जोर से हंसता है क्योंकि फाइनली एलुकार्ड अब खत्म हो चुका है, लेकिन अचानक वो उदास हो जाता है और सोचता है कि क्या मैं यही चाहता था। तभी अचानक पीछे से हेनिंकल उस पर गोली चला देता है। हेनिंकल यूमी की मौत का बदला लेने के लिए सही वक्त का इंतजार कर रहा था। गोली लगने से वॉल्टर एकदम शांत हो जाता है। उसे लगता है कि वो बस एक गद्दार के रूप में मरेगा। फिर वो हेनिंकल की तरफ घूरने लगता है। हेनिंकल भी लगातार उसके ऊपर गोलियां चलाता रहता है। वॉल्टर मानता है कि हेनिंकल को उसे मारने का हक है, लेकिन वो मुझे मार नहीं पाएगा। उसके बाद वॉल्टर अपनी स्ट्रिंग से हेनिंकल को पकड़ने की कोशिश करता है, जिससे हेनिंकल डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। इसका फायदा उठाकर वॉल्टर नाजी शिप पर चढ़ जाता है। शिप के अंदर हम देखते हैं कि एल्मेर सीरियस से कहता है कि तुम्हें देखकर मैं बहुत ही खुश हूँ, क्योंकि एलुकार्ड के अलावा केवल तुम ही मुझे मार सकती हो। अगर मेरा सामना एलुकार्ड से होता तो मैं एलुकार्ड को जरूर मार देता, लेकिन एलुकार्ड के जाने के बाद अब तुम मेरे एनिमी हो। इसके बाद एल्मेर सीरियस को चैलेंज देता है कि वो उसे हरा दे। ये सुनकर इंटीग्रा सीरियस को शील्ड पर लगातार शूट करने को कहती है। कई सारी ब्लड लगने के बाद भी शील्ड पर ज्यादा असर नहीं होता। ये शील्ड प्रोफेसर ने एल्मेर के लिए बनाई थी। एल्मेर सीरियस की डिस्ट्रक्शन को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और उसके स्टेमिना की तारीफ भी करता है। काफी सारे शॉट्स के बाद फाइनली शील्ड टूट जाती है। तब इंटीग्रा एल्मेर से कहती है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। हम देखते हैं कि ब्लड सीधा जाकर एल्मेर को लगी होती है। तब पता चलता है कि एल्मेर की बॉडी मशीन की बनी हुई है। एल्मेर कहता है कि वो इंसान है, कोई मशीन नहीं। इस पर इंटीग्रा कहती है कि तुम एक मॉन्स्टर हो, पर एल्मेर कहता है कि ऐसा नहीं है, वो अब भी इंसान है, क्योंकि उसके पास अब भी अपनी इच्छा शक्ति है। मॉन्स्टर तो एलुकार्ड है, जिसे जिंदा रहने के लिए खून चाहिए था, जो दूसरों को कंज्यूम करता था। मुझे एलुकार्ड से कंपेयर मत करो, क्योंकि वो कमजोर था। जब तक मेरे पास मेरी खुद की इच्छा शक्ति है, तब तक मैं इंसान ही रहूंगा, चाहे मेरा रूप कुछ भी हो। आखिर में एल्मेर कन्फेस करता है कि उसे एलुकार्ड से नफरत थी, क्योंकि वो एक मॉन्स्टर होकर भी इंसान था, जबकि मैं एक इंसान होकर भी एक मॉन्स्टर हूँ। इसी वजह से मैंने ये वॉर शुरू की थी, जिससे मैं एलुकार्ड को खत्म कर सकूं। इसके बाद इंटीग्रा और एल्मेर एक दूसरे पर गोलियां चलाने लगते हैं। एल्मेर की एक भी गोली इंटीग्रा को छू तक नहीं पाती। लास्ट में इंटीग्रा उसके सामने खड़ी हो जाती है और दोनों एक दूसरे पर फायर करते हैं। एल्मेर इंटीग्रा के चेहरे पर शॉट मारता है, लेकिन इंटीग्रा उसके दिमाग में गोली मार देती है। इस तरह एल्मेर मर जाता है। मरते समय एल्मेर काफी खुश था, क्योंकि उसे लगा कि उसने हेल्सिंग को हरा दिया है और ये सच में एक वॉर थी। लेकिन इंटीग्रा सोचती है कि ये वॉर नहीं थी, उसने केवल अपनी जलन की वजह से इतने सारे लोगों को मरवा दिया। धीरे धीरे आग पूरी शिप में फैलने लग जाती है, जिससे सब कुछ जलने लगता है। इंटीग्रा कहती है कि इंसान हमेशा मॉन्स्टर को मारते हैं, क्योंकि यही उनका फर्ज है। दूसरी तरफ प्रोफेसर ये मानने से मना कर देता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। वो सोचता है कि अब मैं क्या करूंगा, और वो अपनी रिसर्च को पूरी दुनिया में फैलाने का प्लान बनाता है। तभी वहाँ पर वॉल्टर आ जाता है और उससे पूछता है कि वो कहाँ जाने का प्लान कर रहा है। वॉल्टर प्रोफेसर की रिसर्च के लिए उसे क्रिटिसाइज करता है, जिससे प्रोफेसर गुस्सा हो जाता है और वॉल्टर से कहता है कि मैं एक दिन एलुकार्ड से भी ज्यादा पावरफुल बनूंगा। जिस पर वॉल्टर कहता है कि हम दोनों ही मरने वाले हैं, क्योंकि हम दोनों ही फेलियर्स हैं। फिर वॉल्टर उससे अपनी स्ट्रिंग से प्रोफेसर को पकड़ लेता है, जिससे प्रोफेसर जमीन पर गिर जाता है। प्रोफेसर के गिरने की वजह से एक लाश एक्सपोज हो जाती है। ये लाश मीना हार्कर की थी, जिस पर प्रोफेसर स्टडी कर रहा था। मीना हार्कर ही वो वैम्पायर थी जिसका खून पीकर एलुकार्ड वैम्पायर बना था। ये सब कुछ वहीं से शुरू हुआ था। रूमर्स के मुताबिक हेल्सिंग ने ड्रैकुला को हरा दिया था, लेकिन मरने से पहले ड्रैकुला ने मीना हार्कर को वैम्पायर बना दिया था, जिससे वो मीना के अंदर जिंदा था। कोई भी पवित्र चीज या होली वाटर उस वैम्पायर ब्लड को खत्म नहीं कर पाया था। वॉल्टर कहता है कि चाहे तुम खुद ड्रैकुला का यूज कर लेते, लेकिन जिनको तुमने वैम्पायर बनाया है वो सब डिफेक्टिव कॉपीज थी, इसलिए मुझे ये सब एक मजाक लगता है। तभी प्लान का एक भारी सामान प्रोफेसर पर गिरता है, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। ये देखकर वॉल्टर खुश हो जाता है, लेकिन उसे इस बात का रिग्रेट रहता है कि वो एलुकार्ड को खुद नहीं मार पाया। इसके साथ वो एक लास्ट सिगरेट पीते हुए इंटीग्रा को अलविदा कहता है। जब वॉल्टर मरता है तो इंटीग्रा को पता लग जाता है और वो दुखी होने लगती है। अब सीरियस इंटीग्रा को उठाकर शिप से बाहर ले जाती है। अगली सीन में हम देखते हैं कि कमांडर एक अमेरिकन और इंग्लिश बायो टेररिस्ट इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट कर रहा है। इस केस को ज़ैपलिन केस कहते हैं।
जिसमें 64,500 अमेरिकन और 3,789 इंग्लिश लोग मारे गए थे। बाद में वो अपने साथी से कहता है कि उसे एक प्रॉब्लम और सॉल्व करनी है ताकि 30 साल पहले जो हुआ था वो दोबारा ना हो जाए। इस रिपोर्ट को पढ़कर आयरलैंड थोड़ा मुंह बना लेता है, जिसे देखकर कमांडर कहता है कि जब तुम ऐसा चेहरा बनाते हो तो मुझे अपने ग्रेट ग्रैंडफादर की याद आ जाती है। इसके बाद सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि सीरस इंटीग्रा की फैंसी क्लास को देख रही होती है, लेकिन अचानक वहां पर वेटिकन के सेक्शन 13 का लीडर माकूबे आ जाता है। उसके साथ हैनिकल और कुछ लोग होते हैं। इंटीग्रा उसके बिना बुलाए आने से बिल्कुल भी खुश नहीं होती। इस पर वेटिकन के लोग कहते हैं कि हमें इंतजार पसंद नहीं है और हमारा यहाँ पर कुछ खास वेलकम भी नहीं हुआ है। इंटीग्रा उनसे वापस जाकर वेट करने के लिए कहती है, क्योंकि उसे नहीं पसंद कि वो लोग बिना पर्पस के यहाँ वहाँ घूमे। जैसे ही वेटिकन के लोग वहाँ से जाते हैं, वो आपस में माकूबे से कहते हैं कि इस जगह की सिक्योरिटी बहुत कम है, अगर हम यहीं पर हमला कर दें तो ये लोग हार जाएंगे। लेकिन हैनिकल अपने पार्टनर को चुप रहने के लिए कहता है और उसे सिक्योरिटी सिस्टम दिखाता है। ये देखकर यंग सोल्जर सरप्राइज हो जाता है और पूछता है कि ये क्या था। हैनिकल उसे बताता है कि ये इंटीग्रा की बॉडीगार्ड सीरस की शैडो है। आगे हैनिकल माकूबे को सजेस्ट करता है कि हमें इंटीग्रा से लड़कर राउंड टेबल में कम से कम आधी सीट्स ले लेनी चाहिए, जिससे हम हेल्सिंकी की बराबरी कर सके। लेकिन वो मना कर देता है क्योंकि लड़ाई में उन्होंने ऑलरेडी बहुत कुछ खो दिया है। अगले सीन में हम अंडरग्राउंड प्रिजन में एलुकार्ड का कॉफिन देखते हैं। रात में धीरे धीरे कॉफिन खून से भरने लगता है। हम देखते हैं कि एलुकार्ड इंटीग्रा के पास साइलेंटली आता है और उसका खून पीने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है इंटीग्रा उस पर गोलियां चलाने लगती है। तब सीरस भी वहां आ जाती है। दोनों हैरान हो जाते हैं कि एलुकार्ड फिर से वापस आ गया है। एलुकार्ड को जिंदा देखकर सीरस बहुत ही खुश होती है, पर इंटीग्रा उसे डांटती है कि तुमने इतनी देर क्यों लगाई। एलुकार्ड कहता है कि वो खुद के अंदर से खुद को खत्म कर रहा था और उसने सबको खत्म कर दिया था, बस एक को छोड़कर, इसीलिए उसे आने में काफी देर हो गई। लेकिन वो कहता है कि अब ये इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि अब मैं हर जगह हूँ और कहने को मैं कहीं भी नहीं हूँ। पर इंटीग्रा फिर से कहती है कि तुम देर से आए हो। इस पर एलुकार्ड माफी मांगता है। फिर इंटीग्रा उसे अपना खून पीने के लिए ऑफर करती है, जिसे एलुकार्ड एक्सेप्ट कर लेता है और इसी के साथ ये सीरीज खत्म हो जाती है। इस सीरीज का नाम था हेल्सिंग अल्टीमेट। दोस्तों, आपको कैसी लगी है प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमें सपोर्ट करें लाइक करके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।